आज का वेदर ही इतना बेकार है कि चारों तरफ बारिश हो रही है और उस बारिश की वजह से आज लाइट नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, आज भी हम लेक्चर यहां पर स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर को यानी कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से यहां पर समझा देंगे। तो बच्चा लोग, स्वागत है आप सभी का इंडिया के मोस्ट अमेजिंग प्लेटफॉर्म यानी कि फिजिक्स वाला। और मैं मयूर निम्बेकर, आपका बायोलॉजी टीचर, स्वागत करता हूं अपने प्यारे से बैच यानी कि यथार्थ महाराष्ट्र 2.0 में। तो आपने सोचा होगा कि ये सर ने किस तरह की यहां पर जो है यहां पर शुरुआत करी है आज के इस लेक्चर में। और उन्होंने कुछ तो एक वर्ड यूज किया था कि आज का वेदर इतना बेकार है कि यहां पर बारिश हो रही है और बारिश की वजह से यहां पर आज जो है लाइट चली गई है। सही बात है। तो ये वेदर, ये क्लाइमेट, ये इन्वायरमेंट, ये सारी की सारी चीजें क्या होती है जो कि आज ही हम हमारे यहां से मतलब आज के क्लास में यहां पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है। सो आजचा आपला लेक्चरचा जो टॉपिक आहे तो कुठला बेटा, इन्व्हायरमेंटल मॅनेजमेंट। ठीक आहे, जो की खूप सोपा, बघायला गेला तर खूप सोपा आणि तेवढाच इंटरेस्टिंग पण आपल्यापाशी काय बघायला भेटतो, कारण की डे टू डे लाईफ वर आपला हा कॉलेज म्हणजे काय होणार आहे, लेक्चर होणार है। सो तुम्हाला मजा येणार है नक्कीच। ठीक है, तो चलिए बेटा आज जो है जल्दी से इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं। तो टॉपिक का नाम क्या है, देखो टॉपिक तो हमने पढ़ लिया था कि यहां पर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट ये लेक्चर होने वाला है, चैप्टर होने वाला है। तो इसके अंदर हम कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अभी जो मैंने कहा था वेदर, तो इस वेदर के बारे में पढ़ने वाले हैं और यहीं पर हम क्लाइमेट भी कभी कभी वर्ड यूज कर लेते हैं। तो हमें क्लाइमेट वर्ड कब यूज करना है, हमें वेदर वर्ड कब यूज करना है, यही सारी चीजें आज हम देखने वाले, राइट। त्यानंतर आपण बघणार आहोत की मेटेरोलॉजी काय असतं। ठीक आहे, जे आपण म्हणतो ना हवामान खाता असं, हवामान खाता तसं, कधी काहीतरी सांगतो आणि तसं कधी होत नाही। ठीक है, तो हवामान खाता कशा प्रकारे काम करतो ते आपण बघणार आहोत। और उसके बाद हम देखने वाले हैं जो आप वेस्ट फैलाते हो तो उस वेस्ट को हम किस तरह से मैनेज करें। और उसके बाद हम देखेंगे कि डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है, कि अगर कई बार आपत्ति आ जाए तो उस टाइम के अकॉर्डिंग हम कैसे काम करें, तो वो हम सारी चीजें यहां पर हम देखने वाले हैं। चलिए तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज द वेदर एंड क्लाइमेट। ठीक है, तो देखो बेटा यहां पर दो चीजें हैं आपके सामने। देखो यहां पर आप अगर देखोगे तो ये ए वाला पार्ट है और आप अगर देखोगे तो ये बी वाली इमेज। आपको क्या दिख रहा है इसमें, डिफरेंस क्या दिख रहा है? देखो देखो देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपको डिफरेंस क्या दिख रहा है कि इस पिक्चर में जो है ए वाले पिक्चर में बारिश हो रही है और बी वाले पिक्चर में जो है यहां पर रेगिस्तान दिख रहा है जिसके ऊपर हमारे टुनुक टुनुक ऊंट जो है यहां पर चल रहे हैं। अब आप सब लोग ध्यान दोगे, आपको क्या समझ में आता है, आपको क्या समझ में आता है कि आप जब इसके तरफ देखते हो, ठीक है, आप जब फर्स्ट इमेज के तरफ देखते हो तो मैं कह रहा हूं कि पुणे में इस टाइम पर बारिश हो रही है, यानी कि पुणे का जो वेदर है अभी क्या है, रेनी यहां पर चल रहा है या फिर यहां पर रेनफॉल हो रहा है। ठीक है, वेयर एज मैं कहता हूं कि राजस्थान का क्लाइमेट जो है वो कैसा बेटा, यहां पर हाई टेम्परेचर वाला क्लाइमेट है, वहां पर जो होता है बहुत ज्यादा जो है गर्मी रहती है ना। मैंने ऐसे कहा क्या कि आज राजस्थान में गर्मी है, ऐसा कहा क्या? बिल्कुल भी नहीं। आज महाराष्ट्र में जो है बारिश हो रही है। अब ये आज हो रही है मतलब क्या, ये शॉर्ट टाइम के लिए है। आप अगर देखोगे तो वेदर जो होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, एक स्पेसिफिक लोकेशन के लिए होता है। ठीक है ना, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर होता है। अब मैं कहता हूं कि पुणे में आज बारिश हो रही है, वेयर एज नागपुर में बारिश नहीं हो रही है आज। मैं आज वर्ड यूज कर रहा हूं, मतलब अभी के लिए यूज कर रहा हूं, समझ में आ रहा है। वहीं पर मैं कहता हूं कि क्या होता है, राजस्थान में जो है बहुत ज्यादा गर्मी होती है का मतलब मैंने ऐसा कहा क्या कि यहां पर जो है राजस्थान में आज गर्मी है, ऐसा मैंने कहा? बिल्कुल भी नहीं। म्हणजे काय, तुम्हाला एवढंच समजून येणार की वेदर जो आहे, जेव्हा मी बोलतो वेदर हा शॉर्ट टाइम साठी मी काहीतरी जो काही इन्व्हायरमेंट मध्ये चेंज होतो तो बोलतो। वेरॅज क्लायमेट काय असतो, खूप वर्षानुवर्ष जे आहे त्याच्यामध्ये जो काही त्याच्यामध्ये इन्व्हायरमेंट असतो त्याला मी काय म्हणतो, क्लायमेट म्हणतो। बरोबर आहे, इथपर्यंत गोष्ट समजलाय। सो आता जर मी बघायला गेलं तर मला काय समजत आहे की जे आपलं अंटार्क्टिक रिजन आहे, अंटार्क्टिक रिजन मध्ये काय असतं, अंटार्क्टिक जे पोल आहे त्याच्यामध्ये काय असतं की खूब जास्त आपल्याला बर्फ बघायला भेटतो। बरोबर है। सो वहां का टेम्परेचर कैसा होता है, कभी भी आप अगर देखोगे तो माइनस में आपको देखने को मिलता है। कि मैंने वहां पर क्या कहा कि नहीं, आज यहां पर जो है अंटार्कटिका पोल का जो यहां पर जो क्लाइमेट है या फिर जो टेम्परेचर है आज के दिन यहां पर चला गया माइनस में, ऐसा कभी कहा क्या? नहीं। वहां पर हर बारी में क्या होता है, माइनस के अंदर ही वहां पर टेम्परेचर होता है। लेकिन लेकिन लेकिन
जब मैं बात करता हूं रेनफॉल की, जब मैं बात करता हूं समर की, तो समर के अंदर भी आप देखते हो कि मुंबई में जो है आज का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस चला गया है। ऐसा है क्या कि हर बार ही मतलब सालों सालों से वहां का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस होता है? ऐसा है क्या? नहीं है। तो आपको यहां पर समझ में आ गया कि क्लाइमेट ये तो है हमारा वेदर जो क्या है बेटा शॉर्ट टाइम के लिए, और यहीं पर है हमारा क्लाइमेट जो क्या है लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए वहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, अगर किसी एरिया का अगर मैं देखना चाहूं तो उस एरिया के मतलब अंदर लॉन्ग टाइम के लिए अगर कोई चीज है कि मतलब अगर समझ लो इन्वायरमेंट के अंदर समझ लो वहां पर बहुत ज्यादा बारिश ही हो रही है, तो बारिश क्या हो जाएगा लॉन्गर टाइम के लिए, मतलब बहुत सालों सालों तक वहां पर बारिश ही हो रही है, तो वह क्या कहूंगा, तब मैं उसको कहूंगा क्लाइमेट। अगर वहीं पर किसी शॉर्ट टाइम के लिए बारिश हो रही है, किसी शॉर्ट टाइम के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो मैं उसको कहूंगा वेदर। यह होता है हमारा एक बेसिक डिफरेंस वेदर और क्लाइमेट के बीच में। देखो, तो सबसे पहले चलते बेटा वेदर की तरफ। देखो वेदर क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट अ स्पेसिफिक टाइम एट अ पर्टिकुलर प्लेस आर रेफर टू एज अ वेदर। तो देखो यहां पर स्पेसिफिक, अरे यार कैसे यहां पर कर दिया, ठीक है, ये देखो ये स्पेसिफिक टाइम और पर्टिकुलर स्पेस, यानी कि पुणे के अंदर आज, नागपुर के अंदर आज, तो ये क्या होगा स्पेसिफिक टाइम क्या है आज, बराबर है ना, आज के दिन, समझ लिया। और यहीं पर स्पेसिफिक लोकेशन क्या है, जैसे पुणे नागपुर ये छोटे छोटे रीजन है ना, वैसे आप देखा जाए तो। और वहीं पर आप जब क्लाइमेट की बात करते हो, क्लाइमेट क्या है, इट इज ऑल टोटल ऑफ द वेदर ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड एज अ क्लाइमेट। ऑल टोटल ऑफ द वेदर, जैसे मैं राजस्थान की बात करता हूं, वहां पर बारिश होती है क्या? हाँ होती है, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर ठंड नहीं पड़ती क्या? पड़ती है, वहां पर ठंड है। लेकिन आप अगर देखोगे तो ऑल टोटल अगर मैं कैलकुलेट करूं, ठीक है ना, ऑल टोटल अगर मैं कैलकुलेट करूं तो यहां पर क्या देखने को मिल रहा है कि जो राजस्थान का यहां पर क्लाइमेट है ना, राजस्थान का वो क्लाइमेट जो है वो क्या बेटा हाई टेम्परेचर वाला क्लाइमेट है, ठीक है, क्योंकि सालों सालों से चलता हुआ वो देखने को मुझे मिल रहा है। ओके, उसके बाद अगर मैं वेदर की बात करता हूं कि ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है ना, शॉर्ट टर्म चेंज होता है कि आज बारिश होगी, इसका मतलब ये नहीं है कि सालों सालों तक बारिश ही चलेगी। आज पाऊस पडता है, बरोबर, आजच पाऊस पडताय आणि आजच्या पुरतच तो पाऊस आहे, आणि उद्यापासून काय होणार, परत आपला जो आहे रेग्युलर बेसिसवर काय होणार, जे काय आपलं टेम्परेचर असतो तसंच येणार किंवा वेदर जो असतो तसंच येणार आहे, राईट। वेअर ॲज क्लाइमेट काय इट इज अ लॉन्ग टर्म चेंज, ठीक आहे ना, सालों सालों से, लॉन्ग टर्म सालों सालों से। आता तुम्ही जर बघायला गेला तर तुम्ही काय म्हणता तिथला क्लाइमेट कसा आहे, मुंबईचा क्लायमेट कसा आहे, थोडासा दमट वातावरण आहे, बरोबर आहे, दमट वातावरण, दमट वातावरण म्हणजे काय म्हणतो तिथला क्लायमेट कसा आहे, थोडासा ह्युमिड क्लायमेट आहे। कारण की असं नाहीये की आजच्या दिवशी जो आहे याच्यामध्ये त्याच्यामध्ये ह्युमिडिटी वाढली मुंबईची, वर्षानुवर्ष तो ह्यूमिडिटी वाला वातावरण जो है मुंबई में शुरू है, समझ रहे? ओके, उसके बाद यहां पर आप देखोगे तो वेदर कैसा होता है, इट इज फॉर अ स्पेसिफिक स्मॉल एरिया, ठीक है, ये क्या होता है स्मॉल एरिया के लिए होता है। वेयर एज आप अगर क्लाइमेट देखो तो क्या होता है, ये लार्ज एरिया के लिए होता है, जैसे कि पूरा का पूरा राजस्थान स्टेट है ना, पूरा का पूरा क्या है, पूरा का पूरा वहां पर टेम्परेचर हाई होता है। वेयर एज पुणे में बारिश हो रही है, पुणे में ठंड पड़ रही है, महाबलेश्वर में ठंड पड़ रही है, हमारे नागपुर में ज्यादा क्या होगा टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये स्मॉल स्मॉल एरिया के लिए और वो पर्टिकुलर टाइम स्पैन के लिए होता है ना, 1 महीना 2 महीना ऐसे कुछ हो जाएगा, लेकिन सालों सालों तक टेम्परेचर ही बढ़ा रहा, ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आ रहा है? ओके, चलिए, तो ये तो बेसिक आपको समझ में आ गया और ये आ सकता है आपके डिफरेंस में एग्जाम में कि वेदर और क्लाइमेट के बीच में फरक क्या है। तो ये हमने फरक जो है यहां पर समझ लिया है, राइट? ओके, आता त्यानंतर बघा की कुठल्या कुठल्या गोष्टी जे असतात आपल्या क्लायमेट किंवा वेदरला जे आहेत फॅक्टर्स जे असतात अफेक्ट करतात, ठीक आहे, कुठल्या कुठल्या गोष्टी कंट्रोल करतात क्लायमेट आणि वेदरला। सर्वात आधी टेम्परेचर, बरोबर आहे, टेम्परेचर काय असतो, कुठं कमी कुठं जास्त टेम्परेचर एक त्याला करतो, बरोबर, तापमान म्हणतो। ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर किती असतो, ठीक आहे, जसं जसं तुम्ही आता समुद्र सपाटीवर गेला तर तुम्हाला प्रेशर जास्त भेटतो, वर वर गेले तर प्रेशर हळूहळू काय होतं तुम्हाला कमी होताना याच्यामध्ये दिसतो, राईट? ओके, त्यानंतर सनलाइट आपण बघितलं, ठीक आहे, सनलाइट किती जास्त पडतात किती कमी पडतात त्याच्यावरून तिथल्या एरियामध्ये प्लांट कसे असतील, बरोबर आहे। आता प्लांट जर फोटोसिंथेसिस जास्त करते म्हणजे हिरवेगार प्लांट असतील आणि त्याच ठिकाणी जर तुम्ही बघायला गेला प्लांट जेवढे जास्त तेवढा रेनफॉल पण जास्त असतो, बरोबर आहे। सो अल्टिमेटली या सर्व गोष्टी एकामेकाला कनेक्टेड आहेत। त्यानंतर क्लाउड्स, ह्युमिडिटी, रेनफॉल आणि विजिबिलिटी ह्या सर्व गोष्टी काय करतात आपल्या क्लायमेट किंवा वेदरला काय करतात कंट्रोल करत असतात, समजता? सर्व गोष्टीचा समावेश त्याच्यामध्ये केला जातो। इथपर्यंत गोष्ट क्लिअर आहे? चला आता पुढे जाऊयात। पुढे काय दिसतात
की क्लायमेटचे इफेक्ट काय काय आहेत. ठीक आहे, क्लायमेट कशा प्रकारे रोल प्ले करतो. देखो क्लाइमेट क्या होता है, लॉन्गर टाइम के लिए, शॉर्टर टाइम के लिए. इतनी बात समझ लो, क्या होता है क्लाइमेट जो होता है हमारा, क्लाइमेट ये क्या होता है, लॉन्गर टाइम के लिए होता है, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है. ठीक है, ड्यूरेशन. इतनी बात समझ में आ रही है कि ये क्या होता है बेटा, लॉन्गर ड्यूरेशन. अब लॉन्गर ड्यूरेशन है यानी कि क्या होगा, उसका जो इन्वायरमेंट होगा वो उसी तरह से. जैसे आप अगर जाते हो हिमालय के तरफ, तो हिमालय के तरफ आपको क्या देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा कम ठंड वाला वहां पर माहौल होता है. वहीं पर आप केरला साइड चले जाओ, यहां पर आप जो है कहां पर चले जाओ, कि समझ लो आप जो है कोकन में भी चले गए. अब कोकन में कैसा होता है, वहां पर आप अगर देखोगे, चलो कोकन नहीं, हम क्या समझ लेते हैं, राजस्थान में समझ लो. अब राजस्थान में टेम्परेचर बहुत हाई होता है, हम अगर हिमालय में जाए तो टेम्परेचर बहुत लो होता है ना. तो आप अगर देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग लोगों का रहन सहन भी अलग है. सही बात है. अब आप बोलोगे राजस्थान के इंसान के, है ना, राजस्थान में जो पर्सन रह रहा है उसको बोल लोगे कि आप हिमालय में जाके रहो. ठीक है ना, वो जैसे कपड़े पहनता है, वही कपड़े वही फूड वो जाकर कहां पे कर ले बेटा, वही सारी की सारी अपनी लाइफस्टाइल वहां पर हिमालय में जाकर वहां पे गुजार रहे. हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है. क्योंकि आप देखो राजस्थान में जो टेम्परेचर होता है बहुत हाई होता है. सही बात है ना, हाई टेम्परेचर. अब हाई टेम्परेचर होने की वजह से क्या होगा बेटा, कि वहां पर उनको एकदम जाड़े कपड़े पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है. समझ में आ रहा है ना, एकदम जाड कपडे घालण्याची काही आवश्यकता नाही. त्यांना एकदम पातळ कपडे पाहिजेत, व्हाईट कलरचे कपडे पाहिजेत, जेणेकरून काय होणार, किंवा लाईट लाईट कलरचे कपडे पाहिजेत, जेणेकरून त्यांचा जो लाईट त्यांच्यावर पडतोय, बरोबर आहे, सनलाईट जे पडतं तो रिफ्लेक्ट जास्त होईल, त्यांना तेवढा त्यांना गरमी फील होणार नाही. बरोबर आहे. हे कुठं आहे, राजस्थानमध्ये. बरोबर आहे. आता राजस्थानमध्ये जर एखादी व्यक्ती जर हिमालयामध्ये जाऊन राहिले, व्हाईट कलरचे कपडे घालत आहे, त्यानंतर तो काय करतो, एकदम पातळ कपडे घालत आहे, त्याच्या खाण्यामध्ये जे आहेत तर काहीतरी वेगळे चेंजेस दिसत आहेत. सो तुम्ही जर बघायला गेला तर तिथे तो जाऊन राहून सर्वाइव्ह नाही करू शकणार. बरोबर है. अब हिमालय की अगर बात करता हूं तो हिमालय में कैसे चाहिए, वहां पर टेम्परेचर कम है, इसका मतलब क्या चाहिए कि वहां पर स्वेटर्स होने चाहिए, जाड़ कपड़े होने चाहिए, जाड़े कपड़े होने चाहिए. उसके बाद थोड़े से कलरफुल कपड़े होने चाहिए ताकि जो है सनरेज ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब हो. सही बात है. और उनके खाने में जो है आप अगर देखोगे तो खाने में क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा वो मीट खाते हैं. सही बात है. नॉन वेजिटेरियन ज्यादा होते हैं. क्यों होते हैं नॉन वेजिटेरियन मतलब ज्यादा, क्योंकि नॉनवेज खाने से बॉडी की हीट बढ़ती है और जिसके वजह से वहां पर टेम्परेचर जब लो भी हो तो भी उनकी बॉडी गर्म रहती है. तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि एक तो क्लाइमेट जो है हमारे रहन सहन को यहां पर कंट्रोल कर रहा है. सही बात है. देखो इट इन्फ्लुएंस अवर बेसिक नीड लाइक फूड, क्लोथिंग और शेल्टर भी होता है. शेल्टर मतलब कैसे, जहां पर अभी आप अगर कोकण में जाओगे तो कोकण में आपको जो है मतलब काय म्हणतो आपण, जे स्लॅबचे घरं असतात, बरोबर आहे, सिमेंटचे घरं ज्यांची टेरेस कशी असते एकदम फ्लॅट, अशी घरं कमी करायला दिसतील. तुम्हाला कौलाचे घरं जास्त दिसतील. का बरं कोकणामध्ये कौलाचे घरं जास्त असतात, कारण की तुम्ही जर बघायला गेलं तर कोकणामध्ये खूप जास्त पाऊस होतो. आता जर तुम्ही स्ट्रेट असं एकदम फ्लॅट जर तुमची काय ठेवली, अशी छत ठेवली तर त्याच्यावर पाणी पडणार आणि तो काय होणार, पाणी खाली झिरपत जाणार. वेर ॲज तुम्ही जर त्याच्यामध्ये काय ठेवलं, स्लॅन्टिंग जर ठेवली, स्लॅन्टिंग जर छत ठेवली तर तुम्हाला काय दिसणार की त्याच्यावर आरामात पाऊस पडतोय आणि पाऊसने काय होणार, पूरा पाऊस जो है निकल जाना. बरोबर है. सो आपको यहां पर समझ में आ रहा है कि घर जो होगा किस तरह का वहां पर क्लाइमेट है, उस क्लाइमेट का अकॉर्डिंग घर जो होता है शेल्टर, तो शेल्टर का भी स्ट्रक्चर वहां पर चेंज होता है. सही बात है. ओके. एज वेल एज अवर ऑक्यूपेशन. ठीक है, ऑक्यूपेशन आप अगर देखोगे ऑक्यूपेशन क्या है, तो आप कोकण में अगर जाओगे तो कोकण में जो है भाताची शेती खूप जास्त केली जाते, मासेमारी खूप जास्त केली जाते. का बरं, कारण तिथला क्लाइमेट, आता बघा कोकणाला लागून काय आहे, ज्यामुळे कोकण जर तुम्ही बघायला गेला तर समुद्र लागून आहे. तर लोक काय करतात, समुद्र लागून असल्यामुळे काय तिथले मासेमारी जास्त करतात. त्यातल्या त्यात कोकणामध्ये पाऊस भरपूर पडतो म्हणून त्याच्यामध्ये भाताची शेती जास्त केली जाते. बरोबर आहे. ओके. नाही, भाताला खूप जास्त पाणी लागतो आणि पाणी खूप जास्त लागल्यामुळे तिथे काय केलं जातं, भाताची शेती केली जाते. बरोबर आहे. ओके. त्यानंतर इट अफेक्ट्स ऍग्रिकल्चर ऑल्सो. बघा तुम्ही जर बघायला गेलं कोकणामध्ये भात जास्त होतो, मराठवाड्यामध्ये पाणी कमी आहे. सो तुम्ही जर बघायला गेलं पाणी कमी असल्यामुळे काय होतं की त्याच्यामध्ये थोडेसे बागायती शेती जास्त केल्या जाते. बरोबर आहे. आणि तेच जर तुम्ही गोंदियाकडे वगैरे गेला तर तिकडे पण पाऊस भरपूर आहे, तर तिकडे किंवा पाण्याची सोय जास्त आहे. सो तिकडे पण काय केलं जातं, ऑक्युपेशन म्हणजे काय, तिकडे शेती जास्त केली जाते आणि ते पण भाताची शेती जास्त केली जाते. राईट. ओके. त्यानंतर वेरियस कंस्ट्रक्शन लाइक रनवे, सी पोर्ट, ब्रिजेस एंड द स्काई स्क्रैपर ऑल्सो डिपेंड अपॉन द क्लाइमेटिक फैक्टर. सो एज वी नो दैट कि अगर आप देखोगे तो ये सी पोर्ट वी पोर्ट होते हैं ना, ये भी इसके ऊपर भी क्लाइमेट का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता रहता है. ठीक है ना, समझ में आ रहा है. ठीक है. तो जहां पर ये सारी चीजें जो आप अगर देखोगे तो ये सारी चीजें क्लाइमेट कंट्रोल करता है
लाइफस्टाइल हो सकती है, ऑक्यूपेशन हो सकता है, या फिर वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर जो हो सकते हैं, वहां पर सारी की सारी चीजें अफेक्ट कौन करता है? क्लाइमेट अफेक्ट करता है। समझ में आ रहा है? इतनी बात समझ में आ रहा है? तो ये तो हो गया क्लाइमेट का एक हमें जो है रोल देखने को मिल रहा है। उसके बाद चलिए वेदर का अपने डे टू डे लाइफ में क्या फर्क पड़ता है, इंपैक्ट पड़ता है, वो भी हम देख लेंगे। देखो, daily weather also long term climatic condition influence human lifestyle directly or indirectly. Land, water bodies, plant, animal collectively form the natural environment on the earth. This environment is responsible for the development of the organism. ठीक है, तो ज्यादा बारिश हो रही है, कम बारिश हो रही है, किसी एरिया में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, कम हो गया, पोल्यूशन ज्यादा हो गया, कम हो गया, तो ये भी सारी चीजें क्या करती है? हमारे इन्वायरमेंट को यहां पर कंट्रोल करती है, राइट? The climate of a particular region help to determine the diet, clothing, housing, occupation and lifestyle of the people of that region. अभी अभी हमने समझा था, ठीक है, कि किस तरह से क्लोथिंग, फूडिंग, यहां पर जो होता है उनका शेल्टर कैसे होगा, ऑक्यूपेशन क्या होगा, वो सारी चीजें हमने अभी देखी थी। देखो, फॉर एग्जाम्पल द कैरेक्टरिस्टिक लाइफ ऑफ काश्मीरी एंड द राजस्थानी पीपल्स, ठीक है ना? तो कश्मीरी पीपल क्या करते हैं? यहां पर थोड़े से जाड़े कपड़े पहनते हैं, वेयर एज राजस्थानी पीपल क्या करते हैं? थोड़े से यहां पर पतले कपड़े यहां पर वो यूज करते हैं, कि वही है, खाने वाने में भी थोड़े से चेंजेस होते हैं। Salinity of the marine water, formation of the ocean current, water cycle, etc. are also related to the various weathers and the climatic factor. ठीक है, आप अगर देखोगे तो गुजरात की तरफ आई थिंक सैलिनिटी जो होती है कम होती है, क्योंकि ज्यादा बारिश होगी, जिस एरिया में ज्यादा बारिश होगी, अब ज्यादा बारिश होने की वजह से वो सी का जो वाटर होगा वो क्या होगा? लेस कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। यानी क्या कि उसकी जो सैलिनिटी, यानी कि जो क्या कहूंगा कि सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन होगा, अब ज्यादा बारिश होगी तो ज्यादा पानी पड़ेगा और सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। सही बात है। और जिस एरिया में बारिश कम होती है वहां का सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि सी का जो वाटर होगा उसके अंदर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? यहां पर ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है? वेदर और हमारा क्लाइमेट जो है मिलकर यहां पर तबाही मचा देते हैं। ठीक है, वेरियस क्लाइमेटिक फैक्टर ब्रिंग्स अबाउट द वेदरिंग ऑफ द रॉक एंड द अर्थ क्रस्ट। ठीक है ना? तो जहां पर ज्यादा बारिश होती है वहां पर आप देखोगे तो वहां पर जो होते मिट्टी कंटिन्युअसली बहती रहती है। क्यों? मिट्टी कहां से तैयार हो रही है? विदरिंग म्हणजे काय म्हणतो आपण? झीज म्हणतो, बरोबर आहे? विदरिंग म्हणजे काय म्हणतो? झीज. तर खडकांची झीज पण तेवढीच जास्त असते, बरोबर आहे ना? खडकांची काय असते? झीज पण तेवढीच जास्त, जिथं काय असतो क्लायमेट तसा असतो, म्हणजे काय जास्त पाऊस पाहिजे. ओके, त्यानंतर क्लायमेट प्ले अ व्हेरी इंपॉर्टंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑन द इनरिचमेंट ऑफ द सॉइल, बरोबर आहे? ओके, त्यानंतर जास्त पाऊस येत राहिला तर काय होतं? त्याचे जे काही आपले काय म्हणतात त्याला, आपलं जमिनीमधले जे काही आपले पोषक घटक आहेत ते पोषक घटक काय होतात? जास्त पाऊस आला की जो वॉटर लेवल जे आहे सॉइलची ते वाढत जाणार, बरोबर आहे? आणि ते वॉटर लेवल वाढल्यामुळे जे जमिनीतले आतमधले जे काही न्यूट्रिएंट्स होते ते कुठे येतात? वरवर येणार आणि पाण्याच्या सोबत काहून जाणार? वाहून जाणार. तर एकदम जास्त पाऊस पडणे हे पण काय थोडासा घातक असतो, राईट? ओके, मायक्रोब्स इन द सॉइल प्ले एन इम्पॉर्टंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गॅनिक मटेरियल. This process depends upon a various climatic factor. Thus, it is very clear that the study of the meteorology is very important for the view of the point of the human. तो देखो यहां पर जो है इतना पॉइंट छोड़ दीजिए और इतना देख लीजिए कि माइक्रोब जो होते हैं, माइक्रोब्स क्या करते हैं? हमारे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। जो कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म यहां पर मर गया उसको पूरा का पूरा खाने की यहां पर ट्राई करते हैं। जैसे कि हमने यहां पर देख लिया था वेरियस ट्रॉपिक लेवल, डिकम्पोजर देखा था। डिकम्पोजर किसके अंदर आते हैं? माइक्रोब्स के अंदर आते हैं, ठीक है ना? माइक्रोब्स किसके अंदर आते हैं? डिकम्पोजर के अंदर आते हैं। तो ये भी जो होता है इसके ऊपर भी किसका इंपैक्ट पड़ता है? हमारा वेदर और क्लाइमेट का इंपैक्ट पड़ते हुए हमें देखने को मिलता है। सही बात है। चलो, आता आपल्यापाशी एक डिपार्टमेंट आहे, त्याला काय म्हणतात? मेटेरिओलॉजी डिपार्टमेंट. मेटेरिओलॉजी आपण डिपार्टमेंट बघितलं असं की अशा प्रकारचे काहीतरी मॅप येतात, ठीक आहे, की इकडनं हे जे आहे मोसमी वारे इकडनं येणार आहेत. आज जो आहे आपल्याला बुलढाण्यामध्ये काय दिसतं की याच्यामध्ये टेम्परेचर खूप जास्त दिसणार आहे. त्याच प्रकारे तुम्ही जर बघायला गेला तर मराठवाड्यामध्ये या वर्षी पाण्याचा प्रमाण जो आहे खूप, म्हणजे पावसाचं पाणी खूप कमी पडणार आहे. हे सर्व गोष्टी कोण सांगत असतं? एक कुठला तरी डिपार्टमेंट आहे, त्याला आपण हवामान खाता म्हणतो, बरोबर आहे? हवामान खाता इज नथिंग बट द मेटेरिओलॉजी डिपार्टमेंट. ओके, यहां पर क्या है? हवामान खाता क्या है? हमारा मेटियोरोलॉजी जो है डिपार्टमेंट है, ये सारी की सारी चीजें यहां पर बताता है. देखो, तो ये डेफिनेशन क्या है? द साइंस दैट स्टडी द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस कंपोनेंट. तो यहां पर ये दैट चाहिए, ठीक है? ये क्या चाहिए? दैट, ठीक है?
that study the interrelationship between the various component of air, natural cycle, geological movement of the earth and the climate is called as a meteorology. Meteorology मतलब क्या होता है? स्टडी होती है, ठीक है ना. मेट्रोलॉजी क्या होता है? स्टडी. लॉजी मतलब स्टडी. अब मेट्रोलॉजी के अंदर क्या होता है कि हम जो होता है यहां पर आप देखते हो कि टेक्टोनिक प्लेट जो होता है मूवमेंट होता है, उसी के साथ आप देखते हो कि एयर का फ्लो कैसे होगा, नेचुरल सायकल्स कैसे चलेंगे, जिओलॉजिकल मूवमेंट यानी कि वही टेक्टॉनिक प्लेट, भूकंप कुठे येणार, काय येणार, ते सर्व गोष्टी, हे सर्व गोष्टी कोण कंट्रोल करतो, म्हणजे ह्या सर्व गोष्टीचा स्टडी कशामध्ये येतो, त्या स्टडीला म्हणतात मेट्रोलॉजी, याच्यामध्ये म्हटलं जातं. इथपर्यंत गोष्ट क्लिअर आहे? ओके. देखो, वेदर फोरकास्टिंग इज डन बाय द स्टडिंग स्टॉर्म, क्लाउड, रेनफॉल, थंडर, लाइटनिंग. बरोबर आहे. सो आपल्याला माहिती आहे की आता पावसाळा जेव्हा स्टार्ट होतो आणि पावसाळ्यामध्ये सांगलं जातं की या ठिकाणी गडगडाट, विजेच्या कडकडाटासकट याच्या जो आहे काय होणार आहे, भारी भरकम पाऊस होणार आहे. कधी कधी होतो, कधी कधी नाही होत. ठीक आहे. ओके. सो तुम्ही जर बघायला गेला तर एखादी वेदर बद्दल बोललाय बघा. वेदर फोरकास्टिंग, वेदर काय असतो रे? एक पर्टिक्युलर छोट्यासा टाइम स्पॅन साठी, म्हणजे एक दिवस, 2 दिवस, 1 हप्ता, 2 हप्ता. ठीक आहे. सो हे काय झालं? वेदर झालं. बरोबर आहे. क्लायमेटिक चेंज. बरोबर आहे. कुठं, सॉरी, क्लायमेटिक नाही, नॅचरल जो चेंज असतो याच्यामध्ये, चेंजेस होतात नेचरमध्ये, सो त्याला आपण शॉर्ट ड्युरेशन साठी वेदर म्हणतो. ओके. आता वेदरला कंट्रोल करण्यासाठी वेदर जर असेल कुठल्या गोष्टीमध्ये, समजा की आज इकडे ऊन जास्त पडणार आहे, आज इकडे बर्फवृष्टी हो सकते, आज इकडे जो है पाऊस जास्त पड़ू सकतो, ये सारी चीजें कौन कंट्रोल, मतलब ये अगर मैं वेदर फोरकास्टिंग मुझे करना होगा कि वेदर कैसे होगा इस पर्टिकुलर एरिया का, मुझे अगर जानना होगा तो उसके लिए सारी चीजें जो है यहां पर एक स्टडी करनी पड़ती है. उसके अंदर क्या क्या आता है, यहां पर मुझे स्टॉर्म, क्लाउड्स कैसे हो गए, रेनफॉल कैसे होगा, थंडर कैसे होगा, लाइटनिंग होगी कि नहीं होगी, ये सारी चीजें जो है मैं पहले यहां पर कैलकुलेट करता हूं, उनके बारे में स्टडी करता हूं, उसी के बाद मैं जो है यहां पर वेदर फोरकास्टिंग कर सकता हूं. राइट. ओके. आप अगर देखोगे वेदर फोरकास्टिंग इज यूजफुल फॉर द कॉमन पीपल. सही बात है ना. को आपके घर से आपको छाता लेकर निकलना है या नहीं निकलना है, ये कब पता चलेगा? कि अगर आपको पहले से पता चल जाए कि आज जो है यहां पर औरंगाबाद में बारिश होने वाली है. सही बात है. औरंगाबाद में अगर बारिश होने वाली है, आपको पता चल गया, तो आप जो है सिक्योरिटी के लिए, अपने सेफ्टी के लिए यहां पर जो है क्या लेकर निकलोगे? छाता लेकर निकलोगे, है ना. तो ये कॉमन पीपल के लिए. ऐसा नहीं होता है, बहुत सारी अलग अलग चीजें होते हैं. ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रैवलिंग करना है, नहीं करना, ये सारी चीजें कैसे पता चलेगी? हमारे वेदर से चलेगी. राइट. ओके. फार्मर्स के लिए भी होता है की आज शेतीवर फवारणी करायची आहे की नाहीये. आज जर मला माहित झालं की आज पाऊस होणार आहे, तर शेतकरी काय करतात? फवारणी जी आहे ते अवॉइड करतात. का बरं? कारण की जर तुम्ही फवारणी केली आणि पाऊस जर आला तर पूर्ण फवारणी वाया जाईल. बरोबर आहे. म्हणून हे जो वेदर जो फोरकास्टिंग आहे, ते फोरकास्टिंग खूप जास्त महत्वाची असते. ओके. फिशरीज साठी कसं की जर खूप जास्त हे येणार आहेत, काय लाटा येणार आहेत, मोठ्या मोठ्या लाटा येणार, कारण की हवेचा जो वेग आहे खूप जास्त आहे, तो फिशरमॅनला काय सांगलं जाते की आज तुम्ही समुद्रात जाऊ नका मासेमारणी करण्यासाठी. ठीक आहे. कारण काय होऊ शकते की जास्त जर तुफान जर आला तर काय होतं, त्यामुळे ते तुमचे नाव वगैरे काय होऊ शकतात, म्हणजे पलटू शकतात. बरोबर आहे. एव्हिएशन सर्व्हिससाठी काय फ्लाईट कुठून होणार आहे, पाऊस जास्त असणार आहे की थंडर जास्त असणार आहे किंवा स्टॉर्म जास्त असणार आहे, त्याच्यामुळे पण काय असतं, एव्हिएशन म्हणजे जे उडान खाता जो आहे पण त्याला सांगला जातो, त्याला पण युजफुल होतो. आणि त्यानंतर वॉटर ट्रान्सपोर्टसाठी हे सर्व जे आहेत वेदर फोरकास्टिंग मुळे या सर्व गोष्टींना काय होऊ शकतो, थोडासा आपल्याला याच्यामध्ये युजफुल याच्यामध्ये होऊ शकतात. ठीक आहे. उसके बाद प्रेजेंट क्लाइमेटिक कंडिशन आर एनालाइज विद द रिफरेंस टू द पास्ट क्लाइमेटिक कंडीशन, वी कैन ऑल्सो प्रेडिक्ट द फ्यूचर क्लाइमेट. देखो, यहां पर अगर मुझे किसी एरिया का क्लाइमेट जानना है, तो क्लाइमेट जो है ये आज के दिन या फिर एक साल में रहकर वहां पर मैं क्लाइमेट डिसाइड नहीं कर सकता कि इसका क्लाइमेट ऐसा होगा, राजस्थान का क्लाइमेट टेम्परेचर वाला होगा, हिमालय का क्लाइमेट जो हो वहां पर क्या होगा, कूल वाला होगा. ऐसे में डिसाइड नहीं कर सकता. मुझे पहले बहुत सालों के पहले का जो है यहां पर मुझे देखना पड़ेगा, क्लाइमेट कैसा था, कितनी यहां पर क्या होगी, बर्फबारी हुई थी, कितना बारिश हुआ था, कितना टेम्परेचर हाई गया था. ठीक है. और उसी के साथ अभी के अकॉर्डिंग अभी का जो है क्लाइमेट कैसा है, और ये सारी चीजें जब मैं स्टडी करूंगा तभी जाकर मुझे फ्यूचर वाला क्लाइमेट में यहां पर एक प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि इस तरह से इसका क्लाइमेट आगे भी जाकर रन होगा. समझ में आ रहा है. तो ये सारी चीजें यहां पर स्टडी होती है, ये मेट्रोलॉजी के अंदर आती है. मेट्रोलॉजी मतलब इन सारी चीजों का स्टडी. ठीक है ना. वेदर, क्लाइमेट, तो उसके अंदर क्या आता है बेटा, जियोलॉजिकल मूवमेंट, ये सारी चीजें क्या आ जाती है, हमारे मेट्रोलॉजी के अंदर आ जाती है. समझ में आ रहा है. ओके. तो देखो, अब आप अगर देखोगे तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है. ठीक है. इसको मैं कहता हूं IMD कहता हूं इसको, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. ठीक है. अब ये स्टैब्लिश कब हुआ था? ये हुआ था 1875 में
ठीक है। एक ब्रिटिशर्स थे, उन ब्रिटिशर ने यहां पर किया था शिमला में, उनके वहां पर जो पहले जो था शिमला में उन्होंने स्टार्ट किया था इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, देखो इट्स हेड ऑफिस इज एट पुणे। एक्चुअली पुणे बोला गया है लेकिन ये दिल्ली में है, लेकिन आपके बुक में बोला गया है पुणे, तो पुणे इसको समझ लीजिए। एंड इट्स रीजनल ऑफिस आर एट मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नागपुर और दिल्ली। ठीक है, तो एक्चुअली दिल्ली में है लेकिन आपको यहां पर बोला गया डेली 2 मैप्स आर प्रिपेयर्ड एंड द पब्लिश विद इन एवरी 24 आवर। तो देखो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हर दिन यहां पर मैप प्रेजेंट करता है और ये पब्लिकली मैप जो है यहां पर डाले जाते हैं। ठीक है, कि दिन में दो बार मतलब आज दिन में मतलब ये 24 आवर जो होता है, 24 आवर्स में मुझे 2 बार जो है मैप मिलेंगे और उस मैप को देखकर मैं समझ सकता हूं कि हमारा यहां पर क्लाइमेट या फिर वेदर कैसे होने वाला है। क्लाइमेट नहीं बोलूंगा, वेदर कैसे होने वाला, आज का वेदर कैसे होने वाला, क्या होना, क्योंकि 24 आवर का बन रहा है तो वो वेदर के बारे में बात करेगा ना कि क्लाइमेट के बारे में बात करेगा। ठीक है, तो वो वेदर के बारे में बताएगा कि आज का वेदर कैसे है, तो उसके अकॉर्डिंग जो लोग होते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हम तो नहीं देखते जनरली, लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं शिप के अकॉर्डिंग ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, एविएशन जो होते हैं वो जो ट्रांसपोर्ट मतलब सारी ट्रांसपोर्टेशन का जो काम होता है वो जो है लोग ये मैप देखते हैं कि किस तरह का वेदर होने वाला है, क्या होने वाला है। ठीक है, ओके। आईएमडी प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वेदर, सही बात है, ये वेदर के बारे में बताता है, क्लाइमेटिक कंडिशन के बारे में बताया है, तो अदर डिपार्टमेंट लाइक एव्हिएशन म्हणजे उडान खाता, त्यानंतर शिपिंग म्हणजे आपल्याला जहाज माहित आहेत, ऍग्रिकल्चर, इरिगेशन, मराईन ऑर एक्सप्लोरेशन अँड द प्रोडक्शन, या सर्व गोष्टींना कोण ही इन्फॉर्मेशन जे आईएमडी कडून इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से जो इंफॉर्मेशन निकलती है, जो कुछ भी मैप वैप निकलते हैं, ये सारी की सारी चीजें किसके लिए यूजफुल होती है, इन सारे लोगों के लिए जो होता है यहां पर यूजफुल होती है। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये तो ये हो गया हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यहां पर देखने को मिलता है। अब उसके बाद आपके बुक में एक लिखा गया है कि किस तरह से जो था यहां पर वेदर फोरकास्टिंग स्टार्ट हुई थी, किस तरह से वो खेल चलता आया था, कैसे वहां पर पहले लोग काम करते। देखो मॉनसून मॉडल एंड द क्लाइमेट प्रेडिक्शन, ठीक है, तो कब बारिश होगी, क्लाइमेट कैसे होगा, ये प्रेडिक्शन कैसे वहां पर स्टार्ट हुआ था। देखो द ट्रेडिशन ऑफ द फोरकास्टिंग द मॉनसून सीजन इन इंडिया इज ओल्डर देन द 100 ईयर। तो आप देखते होगे कि वसंत ऋतू आपण जे म्हणतो, अजून काय म्हणतो आपण, मृग, आपण जे सर्व जे म्हणतो ना मराठी जे काही आपले काय याच्यामध्ये वार्षिक जो कॅलेंडर आहे, मराठी वार्षिक कॅलेंडर, त्या मराठी वार्षिक कॅलेंडरनुसार त्यांचे फिक्स होते की मृगाचा पाऊस येतो, बरोबर, वसंत ऋतूमध्ये थंडी काय होते, याच्यामध्ये कमी जास्त व्हायला लागते, हे लोक काय करत होते आधी प्रेडिक्ट करत होते आणि हे खूप वर्षापासून जे आहे याच्यामध्ये इंडियामध्ये सुरू आहे, बरोबर आहे। त्यानंतर आफ्टर द फेमाइन ऑफ 1877, बरोबर, दुष्काळ म्हणतो 1877च्या दुष्काळानंतर एच.एफ. ब्लॅनफोर्ड द फाउंडर ऑफ आयएमडी, बघा कोण आहे फाउंडर, एच.एफ. ब्लॅनफोर्ड, ठीक आहे, हे आहेत आपले आयएमडी चे कोण आहेत, आपले संस्थापक आहेत। ठीक आहे, ओके, हॅड मेड अ सच प्रेडिक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम टेकिंग द स्नोफॉल इन द हिमालय ॲज अ पॅरामीटर ऑफ द प्रेडिक्शन। पॅरामीटर म्हणजे काय की त्यांनी सर्वात आधी वेदरचा जो आहे प्रेडिक्शन केला होता की याच्यामध्ये हिमालयामध्ये अशा प्रकारची बर्फवृष्टी होणार आहे किंवा अशा प्रकारचा पाऊस होणार आहे। कशाने, त्यांनी जो आहे पॅरामीटर ठेवला, एक गोष्ट त्यांनी कन्सिडर केली होती, ते म्हणजे कुठले, हिमालयामधला कुठला आपला स्नोफॉल। त्यांनी स्नोफॉलला एक पॅरामीटर ठेवलं, त्यांनी भरपूर मागच्या वर्षीपर्यंत त्यांनी मागच्या जेवढे काही वर्ष असतील त्यांनी काय केलं, त्यांनी एक डेटा काढला की या टाइमला बर्फवृष्टी झाली होती, एवढी बर्फवृष्टी झाली होती, या टाइमला कसा वेदर आहे, आणि त्याच्यानुसार त्यांनी नंतर प्रेडिक्ट केलं की हा या तारखेला अशा प्रकारचा स्नोफॉल होऊ शकतो, एवढा जास्त स्नोफॉल होऊ शकतो, बरोबर आहे। तर त्यांनी पॅरामीटर काय यूज केलं होतं, स्नोफॉल केलं होतं हिमालयामध्ये। ओके, इन द डिकेड ऑफ 1930 देन द डायरेक्टर ऑफ एमडी कोण झाले होते, गिल्बर्ट वॉल्कर, ठीक आहे। सो सर गिल्बर्ट वॉल्कर हैज अंडरलाइंड द रिलेशन बिटवीन द वेरियस वर्ल्ड वाइड क्लाइमेटिक फैक्टर्स एंड द इंडियन मॉनसून एंड बेस्ड ऑन द अवेलेबल ऑब्जर्वेशन एंड previous recording related to this relation he put forth the hypothesis regarding the nature of the monsoon। ठीक है, तो इन्होंने दुनिया के अंदर कैसे मॉनसून होता है या फिर मतलब जो है ना अर्थ के ऊपर अलग अलग कंट्रीज के अंदर किस तरह से मॉनसून हो रहा है, कौन से यहां पर जो है यहां पर एयर करंट कौन सा आ रहा है, इंडिया का यहां पर मॉनसून कैसा है, वो सारी चीजें उन्होंने कैलकुलेट करी और उन्होंने फिर जो है इंडिया के अंदर मॉनसून किस तरह के होगा, कब स्टार्ट होगा, कब खत्म होगा, कितनी बारिश होगी, ये जो है उन्होंने यहां पर फाइंड आउट किया था। समझ में आ रहा है, कौन थे यहां पर डायरेक्टर, कौन बने थे, सर गिल्बर्ट वॉकर, ठीक है, वॉल्कर। Within the initiative of the Dr. Vasantrao Gowarikar in the decade of the 1990s, the monsoon model based upon the 60 worldwide climatic parameters was developed. This model was in the use from the 1990 2002. ठीक है, so
1990 ते 2002 पर्यंत यांनी काय केलं होतं की 16 वर्ल्ड वाईड क्लायमेटिक पॅरामीटर्स घेतले होते. ठीक आहे, वेगवेगळे पॅरामीटर घेतले, 16 वेगवेगळे पॅरामीटर घेतले आणि त्यांनी एक कॅल्क्युलेशन लावला आणि कॅल्क्युलेशन करून जो आहे त्यांनी काय केलं होतं याच्यामध्ये त्यांनी एक मॉडेल दिला होता आणि त्या मॉडेलचा यूज कधी केला होता 1990 पासून तर 2002 पर्यंत या मॉडेलचा यूज करून वेगवेगळे जे आहेत त्यांनी लोक जे आहेत यूज करून आपले क्लायमेट जो आहे किंवा वेदर जो आहे त्याने फाइंड आउट करत होते. ठीक आहे, सो हा झाला आपला काय मॉन्सून मॉडेल अँड द क्लायमेटिक प्रेडिक्शन. ओके, आता त्याच्यानंतर आपण येतो तो म्हणजे कुठला वेस्ट मॅनेजमेंट. राइट, अब वेस्ट है, वेस्ट क्या है बेटा कि जो अननेसेसरी हमारे पास चीजें हैं हम उसको वेस्ट कहते हैं. अब वेस्ट फैक्ट्री से भी निकल सकता है, अब वेस्ट जो है घर से भी निकल सकता है, अब वेस्ट जो है ऑफिस से भी निकल सकता है. अब आप अगर देखोगे तो वेस्ट के अंदर भी बहुत सारे टाइप होते हैं. ठीक है ना, आपण म्हणतो ओला कचरा सुका कचरा, बरोबर आहे, ओला कचरा सुका कचरा. ओला कचरा जेव्हा म्हणतो तो काय असतो, बायोडिग्रेडेबल असतो. बायोडिग्रेडेबल म्हणजे काय, बायो म्हणजे काय लिव्हिंग आणि डिग्रेडेबल म्हणजे डिकम्पोज होना, बरोबर है. बायोडिग्रेडेबल इसका मीनिंग क्या होगा कि कुछ तो भी मैं बायोलॉजिकल चीज यूज करूंगा, जैसे कि मैं फंगस यूज करता हूं, जैसे कि मैं बैक्टीरिया यूज करता हूं, उनका यूज करके उस पूरे के पूरे कचरे को मैं डिग्रेड कर दूंगा, इसको मैं कहता हूं बायोडिग्रेडेबल. अब नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या कि कुछ भी यहां पर मैं अगर फेंक देता हूं जैसे प्लास्टिक, उसके आजू बाजू में बैक्टीरिया नहीं क्या है लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकते, यानी क्या होगा, उनका डिग्रेडेशन नहीं होगा, उनके लिए बहुत साल लग जाएंगे, उसको मैं कहता हूं नॉन बायोडिग्रेडेबल. ठीक है, तो आपके घर से भी जो है बहुत सारे यहां पर कचरे निकलते हैं. ठीक है, जैसे मैं बात करता हूं, देखो यहां पर है ड्राई वेस्ट, यहां पर है वेट वेस्ट. ठीक है, वेट म्हणजे ओला कचरा. सो तुम्ही जर बघायला गेला तर हे जे काही आपला पाला पाचोडा जो निघतो तो कशामध्ये टाकतो मी, ओल्या कचऱ्यामध्ये टाकतो. राइट, अब आप यहीं पर आप अगर देखोगे तो कोक जो यहां पर कोक वोक पीते हो तो ये किस में अंदर जाएगा, ये जाएगा ड्राई वेस्ट के अंदर. आप अगर ये जो कांच की बोतल ये किसके अंदर जाएगी, ड्राई वेस्ट के अंदर. और वहीं पर आप ये जो देखोगे तो कंप्यूटर के जो यहां पर स्पेयर पार्ट होते वो भी किसके अंदर चले जाएंगे, ड्राई वेस्ट के अंदर ही चले जाएंगे. तो आप देखो यहां पर क्या कर रहे हो कि आप 2 बकेट रख रहे हो, वेस्ट है मेरे पास, ये सारे के सारे क्या है, वेस्ट. लेकिन उसके अंदर भी क्या कर रहे हो कि जो ओला कचरा आहे तो आपण ओला वेगळा काढलाय आणि जो सुका कचरा आहे तो आपण वेगळ्या बकेटमध्ये टाकलाय. सो तुम्ही काय करता, मॅनेजमेंट करत आहात, बरोबर आहे, तुम्ही गोष्टी बरोबर सेपरेशन करतात म्हणजे काय करतात, मैनेजमेंट. सो वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर यही सारी चीजें आती है कि जो कुछ भी वेस्ट तैयार हुआ है उस वेस्ट को मैं सेग्रीगेट करूं और उसके अकॉर्डिंग उससे अगर कोई चीज बनती है तो उसको मैं अलग तरीके से यूटिलाइज करूं. जैसे कि टूटी फूटी चेयर होगी, चेयर को जो है आपने क्या कर दिया, यहां पर भंगार में बेच दिया. अब भंगार वाला लोहा भी लेता है, चेयर भी लेता है, लेकिन वो क्या करता है, प्लास्टिक वाली चीजें अलग निकालता है, यहां पर लोहे वाली चीज अलग निकालता है, क्योंकि प्लास्टिक वाले को चीजों को पिघलाकर और नए से प्लास्टिक बनाया जाता है और लोहे वाली चीज को पिघलाकर और अलग से यहां पर बनाया जाता है. तो ये सारी चीजें क्या है, वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर ही आते हैं. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं यहां पर वेस्ट मैनेजमेंट का ये हमारा प्यारा सा टॉपिक. ठीक है, तो चलिए अभी एक बार जो है ना अच्छे से इससे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को जो है हम थोड़ा सा पढ़ते हैं. ठीक है, ओके, सॉलिड मतलब क्या होगा कि बेटा वही है, सॉलिड तो सॉलिड होवे है, इसके बारे में और क्या ही बोले. ठीक है, तो सॉलिड है और सॉलिड वेस्ट है तो उसको हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं. चलो देखो, सबसे पहले मेनी वेस्ट मटेरियल्स आर जनरेटेड थ्रू द वेरियस डेली ह्यूमन एक्टिविटीज इज कॉल्ड एज अ सॉलिड वेस्ट. ठीक है, तो सॉलिड वेस्ट कहां से निकल सकता है, हाउस होल्ड से निकल सकता है, ऑफिस से, शॉप से, इंडस्ट्रियल से, और केमिकल वेस्ट भी मुझे बहुत बार देखने को मिलता है. सही बात है. ओके, चलिए अब देखते हैं यहां पर व्हाई वी डू why we need to do solid waste management. क्यों करना है बताओ भैया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्यों करना है. अगर हमने यहां पर रैपर, मतलब समझ लो यहां पर कुछ चिप्स का पॉकेट खाया और रैपर वैसे फेंक दिया, है ना, पॉकेट जो था वैसे फेंक दिया, कुछ केले वेले खाए उसके छिलके वैसे फेंक दिए, तो मुझे बताओ कितनी ज्यादा यहां पर दुर्गंधी फैलेगी भाई, है ना, किती जास्त पोल्युशन होणार, बरोबर. सो हा पोल्युशन होऊ नये किंवा आपला इन्व्हायरमेंट क्लीन राहावा यासाठी आपल्याला गरजेचं आहे सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट करणं. खूप जास्त सोपं आहे, राईट. बघा त्यामध्ये वेस्ट मटेरियल्स आर द सोर्स ऑफ एनर्जी. ॲज वी नो दॅट की जो वेस्ट मटेरियल निघतो त्या वेस्ट मटेरियल पासून आपण इलेक्ट्रिसिटी बनवू शकतो, त्या वेस्ट मटेरियल पासून आपण दुसऱ्या काहीतरी गोष्टी बनवू शकतो, राईट. ओके, त्यानंतर वी कॅन गेट द मॅन्युअर बाय द डिकम्पोजिंग वेस्ट. सो आपले जे काही बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आहे, जे आपण ओला कचरा असतो, ओला कचऱ्याला जर तुम्ही जर डिकम्पोज टाकलं, वर्मी कंपोस्टिंग म्हणतात, बरोबर आहे, गांडूळ वगैरे जे गांडूळ खत आपण म्हणतो, त्या गांडूळ खत मध्ये आपण जर टाकलं, म्हणजे ते जर गांडूळ जर वर सोडलं तर तो माहिती आपल्याला मॅन्युअर बनतो. मॅन्युअर म्हणजेच काय होतं, मॅन्युअर म्हणजेच ह्याच्यामध्ये खत होतो, बरोबर आहे. मॅन्युअर म्हणजेच काय होतं, खत, बरोबर आहे. मॅन्युअर म्हणजेच काय होतं, याच्यामध्ये खत आपण ज्याला म्हणतो, खत.
तर खत आपल्याला भेटू शकतो, बरोबर आहे, खत आपल्याला भेटू शकतो. ओके, सॉलिड वेस्ट will lead to the water and the soil pollution, so it is serious worldwide problem. So as we know that कि अगर हम कोई भी कचरा वचरा पानी के अंदर जमीन के ऊपर अगर फेंक देते हैं तो उससे पोल्यूशन होगा, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन होगा. तो ये अगर ना हो, क्योंकि यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है भैया, वेस्ट मैनेजमेंट ये बहुत बड़ी दिक्कत है, और पोल्यूशन तो उससे भी बड़ी ज्यादा दिक्कत है. पोल्यूशन क्यों हो रहा है? क्योंकि वेस्ट बराबर से हम मैनेज नहीं कर रहे अल्टीमेटली. ठीक है, सो अगर हम वेस्ट मैनेजमेंट बराबर से कर ले तो ये वाला प्रॉब्लम जो है हमारा क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा. ओके, सॉलिड वेस्ट इज अ प्रॉब्लम फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ह्यूमन हेल्थ एंड द हैबिटेट बिकॉज ऑफ द एयर, वाटर एंड द सॉइल पोल्यूशन. तो एज वी नो दैट कि अगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बराबर से हुआ नहीं तो क्या हो सकता है? इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर. देखो, अगर कोई भी कंट्री जिसके अंदर वेस्ट मैनेजमेंट बराबर से नहीं हो रहा है, तो कोई भी फॉरेन अगर कंट्री उसके तरफ जब देखती है तो वो क्या देखती है? पुअर कंट्री की तरफ से देखती है, राइट? पूरा पुअर कंट्री के नजरिए से देखती है. अब पुअर कंट्री होगा तो उसके अंदर वो मतलब उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता है, तो इकोनॉमिकली क्या हो जाता है? यहां पर थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ जाता है. इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, एज वी नो दैट बदबू आना बहुत मतलब क्या हो जाना कि यहां पर म्हणतो ना आपण रोगांची साथ लागते. रोगांची जर साथ लागली तर अल्टिमेटली काय होतं की ते लोक जे आहेत त्यांची इफिशियन्सी, काम करण्याची इफिशियन्सी कमी होणार, आणि तरी पण तो पण काय होणार? इनडायरेक्टली आपल्या जो देशाची इकॉनॉमी आहे त्याच्यावर काय होणार? त्याचा इम्पॅक्ट पडणार. ओके, ह्युमन हेल्थ अँड द हॅबिटॅट बिकॉज ऑफ द एअर, वॉटर अँड एयर वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन, राइट? ओके, चलो देखो, गार्बेज प्रोडक्शन पर डे. अब ये एक डाटा दिया गया है. क्या डाटा है कि मुंबई के अंदर 5000 टन जो है इतना गार्बेज बनता है, पुणे के अंदर 1700, नागपुर के अंदर 900 टन इतना बनता है. ऑन 26 जुलाई 2005 अ सीरियस फ्लड कैलेमिटी हैड अराइजन इन द मुंबई. ठीक है, तो मुंबई के अंदर 2005 के अंदर एक फ्लड आया था, बहुत बड़ा फ्लड आया था. इन प्रॉपर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वॉज द वन ऑफ द मेन रीजन बिहाइंड दैट द कैलेमिटी. Thus we see that accumulation of the solid waste can lead to the various calamities. So as we know that मुंबई काय आपल्या समुद्राला लागून आहे आणि मुंबई एक बेट असल्यासारखं आहे, राईट? सो त्याच्यामध्ये नद्या वगैरे आहेत, थोडीफार एक नदी वगैरे आहे, पण तुम्ही जर बघायला गेला त्याच्यामध्ये कचरा एवढा जास्त बनतो बघा, 5000 टन एवढा जास्त कचरा बनतो. सो मला सांगा, त्याला जर प्रॉपरली मॅनेज नाही केलं तर तो ड्रेनेज मध्ये जाणार, आणि ड्रेनेज जर चोकअप झाले तर जो काही आपला वरून जर पाऊस पडत आहे तो पाऊस ड्रेनेज थ्रू आपल्या सी मध्ये जाऊ शकणार का? नाही जाणार, आणि अल्टिमेटली त्याच्यामुळेच काय होतं? फ्लड आलेला होता इन 2005. ओके, चलो. ओके, आता त्याच्यानंतर आपल्यापाशी टाइप ऑफ वेस्ट आहे. तो हा एक तुम्हाला टेबल दिलेला आहे. या टेबलला तुम्ही एकदा जर नीट बघितला तर तुम्हाला काय दिसणार की आपल्यापाशी क्लासिफिकेशन दिलाय, जसं डोमेस्टिक वेस्ट. डोमेस्टिक म्हणजे काय होतं? घरगुती, राईट? डोमेस्टिक मध्ये काय होतं? आपल्याला घरगुती बघायला भेटतं. तो घरगुती वेस्ट मध्ये आपल्याला काय काय बघायला भेटेल? तेच आहेत की आपल्याला थोडासा फूड बघायला भेटेल, पेपर बघायला भेटेल, प्लास्टिक पेपर आहे, प्लास्टिक बॅग आहेत, व्हेजिटेबल वेस्ट आहे, फ्रूट आहे, स्किन आहे, ठीक आहे, फ्रूट स्किन आहे, ग्लास आहे, आणि शीट मटेरियल आर्टिकल्स हे वगैरे जे घरगुती गोष्टी निघतात ते आहे. त्याच प्रकारे तुम्ही जर इंडस्ट्रियल बघायला गेलात, तुम्हाला काय बघायला भेटतं? केमिकल नियम. पिगमेंट म्हणजे वेगवेगळे कलर्स असतात, जे केमिकल्स असतात, स्लज असतात, म्हणजे ठीक आहे आपलं जे खाली वगैरे गाळवार जमा होते ते स्लज म्हणतात, ऍश असतं, मेटल्स असतात. ह्या सर्व गोष्टी जर तुम्ही बघायला गेला तर अशा प्रकारे तुम्हाला बघायला भेटतं. हजार्डस वेस्ट आहे, त्यामध्ये केमिकल येतो, बरोबर? इंडस्ट्रीमध्ये रेडिओ ऍक्टिव्ह मटेरियल येतो, एक्सप्लोजिव्ह येतात, इन्फेक्शियस मटेरियल येतं, फार्म्स आणि गार्डन मधून वेगवेगळे आपल्याला निघताना दिसतात. लिव्स, फ्लावर, ब्रांचेस हे सर्व गोष्टी कशामध्ये येतात? आपल्या गार्डन मधून वेस्ट तयार होतो. आणि त्यानंतर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जे काही नॉन फंक्शनल बॅटरीज असतात, इलेक्ट्रॉनिक कम्प्युटर आपण स्क्रीन वगैरे फेकतो, प्लास्टिक फेकतो, ह्या सर्व गोष्टी कुठे येतात? इलेक्ट्रॉनिक वेस्टच्या आतमध्ये असतात. सो याला एक्सप्लेन करण्याची गरज नाही. बायोमेडिकल वेस्ट मध्ये काय होणार? मेडिकल आहे म्हणजे काय? आपलं जे काही बँडेज जे काही आपण युज करतो ते कुठे येणार? ड्रेसिंग, बँडेज वगैरे हे कशा येतं? बायोमेडिकल वेस्ट. अर्बन वेस्ट, ठीक आहे, राईट? अर्बन म्हणजे जे आपण मोठे मोठे शहर आहेत त्यांच्यामधून कुठला वेस्ट निघतो? वेस्ट जनरेटेड थ्रू द हाऊस होल्ड इंडस्ट्रीज अँड द लार्ज कमर्शियल अँड द इंडस्ट्रियल इस्टॅब्लिश. कॅरी बॅग, ग्लास, मेटल्स हे सर्व. रेडिओ ऍक्टिव्ह वेस्ट मध्ये कुठला येतात? जे काही रेडिओ ऍक्टिव्ह मटेरियल असतात ते सर्व काही गोष्टी, जसं न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट आहे, न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट मधून पण भरपूर सारे रेडिओ ऍक्टिव्ह वेस्ट निघतो. तो रेडिओ ऍक्टिव्ह वेस्ट कशात येणार? याच्या आतमध्येच येणार आहे, ठीक आहे? आणि मायनिंग मधून पण भरपूर सारा वेस्ट निघताना दिसतो. सो हा एक टेबल जो आहे तुम्ही एकदा चांगल्या प्रकारे वाचून घ्या, ठीक आहे? आता बघा, त्यानंतर वेस्टला क्लासिफाय केला. मी आधीच बोललो होतो बायोडिग्रेडेबल अँड नॉन बायोडिग्रेडेबल. बायोडिग्रेडेबल म्हणजे काय? बायो म्हणजे काय होतं? बायोचा अर्थ होतो लिव्हिंग,
ठीक आहे. सो लिव्हिंग मटेरियलचा मी काही ना काहीतरी यूज करून याच्यामध्ये एखादा जो काही वेस्ट आहे त्याचा मी डिग्रेडेशन करणार, त्याचं डिकम्पोजिशन करणार. आता लिव्हिंग मध्ये काय येतात की आपल्यापाशी मायक्रोब्स येतात भरपूर सारे है ना. मायक्रोब्स मध्ये बॅक्टेरिया, फंगस येतात, अर्थवर्म पण आपल्या येतं. मायक्रोब मध्ये नाही येत पण अर्थवर्म आहे. सो या बायोलॉजिकल जे जिवंत प्राणी आहेत त्या जिवंत प्राण्यांचा किंवा जिवंत ऑर्गॅनिझमचा यूज करून मी जर कचऱ्याचा डिकम्पोजिशन केलं तर त्याला म्हणतो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. आता बायोडिग्रेडेबल वेस्ट काय बघा, द वेस्ट विच कैन बी डिग्रेडेड बाय माइक्रोब्स इज कॉल्ड एज अ बायोडिग्रेडेबल. अब नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है, द वेस्ट विच कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय द माइक्रोब्स और इट विल टेक लॉन्गर टाइम फॉर द डिग्रेडेशन इज कॉल्ड एज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल. ठीक आहे. प्लास्टिक डिग्रेड होतो पण त्याच्यासाठी खूप जास्त वर्ष लागतात आणि त्याच ठिकाणी तुम्ही जर केळीचा जर छिलका टाकला तर केळीचा छिलका बस 1-2 दिवसामध्ये डिग्रेड होऊन जातो किंवा 3-4 दिवसामध्ये डिग्रेड होऊन जातो. बरोबर है. ओके. वेस्ट कैन बी सस्टेन फॉर द शॉर्ट टर्म टाइम. ये तो हमें पता है की आपण पाला पाचोडा काही जर टाकतो तो जास्तीत जास्त 1 आठवडा 2 आठवडा राहणार नाही, त्याच्यानंतर पूर्णच्या पूर्ण तो कुजून जाणार. बट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट असतो, वेस्ट कॅन सस्टेन फॉर द लॉंगर टाइम पिरियड. खूप वर्षानुवर्ष म्हणजे 15-20 वर्ष आजपर्यंत चालत जातात. बरोबर आहे. ओके. एक्झाम्पल, स्पॉइल्ड फूड, फ्रूट, वेजिटेबल एश, सॉइल, डंग, पार्ट ऑफ द प्लांट. नॉन बायोडिग्रेडेबल के अंदर क्या आता है, प्लास्टिक, मेटल, ग्लास आ जाता है. ठीक है. उसके अंदर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंदर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ वेट सॉलिड वेस्ट और द वेट गार्बेज, त्यालाच आपण ओला कचरा म्हणतो. अँड याच्यामध्ये काय, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ड्राय सॉलिड वेस्ट और द ड्राय गार्बेज, त्यालाच आपण काय म्हणतो, सुखा कचरा म्हणतो. राईट. त्यानंतर बायोडिग्रेडेबल मध्ये बघायला गेलं, वी कॅन गेट मॅन्युअर अँड द एनर्जी बाय प्रॉपर डिकम्पोजिशन. किससे, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से. लेकिन वहीं पर आप देखोगे तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से ये सारी चीजें नहीं मिलती, लेकिन हम जो है इसको रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं. समझ में आ रहा है. इसको हम रियूज या फिर रिसायकल करतो. जसे की आपण माहिती आहे काय असे आपले दुकानामधून मी काय घेऊन आलो, याच्यामध्ये समजा एका थैलीमध्ये जे आहे प्लास्टिकच्या थैलीमध्ये काय घेऊन आलो मी की भाजीपाला घेऊन आला. आता भाजीपाला माझं तर युटिलाइज झालं, पण जे थैली आहे ती कशामध्ये येतो, नॉन बायोडिग्रेडेबल. पण त्याला मी काय करू शकतो, परत रियूज करू शकतो. किंवा तुटली फुटलेली जे काय आपल्या प्लास्टिकचे चेअर, बकेट वगैरे आहे ते आपण एखाद्या माणसाला देऊन तो त्याच्यावर रिसायकलिंग करून परत एक नवीन चेअर याच्यामध्ये बनवू शकतो. राइट. सो ये सारी चीजें मैं नॉन बायोडिग्रेडेबल के अंदर कर सकता हूं. राइट. ओके. देखो अब हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सॉलिड वेस्ट. ठीक है. हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या हो गए. सबसे पहले एक तो पता है कि इफेक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी. ठीक है ना. बायोडाइवर्सिटी, बहुत सारे जानवर जो होते हैं बायोडाइवर्सिटी के ऊपर अंदर आप अगर देखो तो बहुत सारे यहाँ पर फूड चेन होती है. ठीक है. अगर कोई यहाँ पर अगर मैंने किसी केमिकल का यूज कर लिया, अब केमिकल का यूज कर लिया, या फिर अगर समझ लो यहां पर एयर पोल्यूशन होगा, वाटर पोल्यूशन हो गया. अब वाटर पोल्यूशन किसके वजह से होगा, सॉलिड वेस्ट की तरफ से. अब उस वाटर का कंजम्पशन कर करके वहां पर जो मछली है वो मछलियां मर गई, तो अल्टीमेटली किसके ऊपर फर्क पड़ गया, बायोडायव्हर्सिटी के ऊपर. राइट. बॅड ऑर्डर ऑफ अ वेस्ट, हे तर बोलण्याची गरज नाहीये. राइट. प्रोडक्शन ऑफ द टॉक्सिक गॅसेस, भरपूर सारे टॉक्सिक गॅसेस निघतात. बरोबर आहे. मॅनहोल मध्ये भरपूर लोक काय होतात, दबून मरतात. बरोबर आहे. त्यामुळे काय होतात, टॉक्सिक गॅसेस बनायला भेटतात. बरोबर. डिग्रेडेशन ऑफ नॅचरल ब्युटी, हे तर गोष्ट बरोबर आहे. कचऱ्यामध्ये कोणाला आवडणार किंवा कचरा बघायला कोणाला आवडणार. बरोबर आहे. सो नॅचरल ब्युटी जे आहे ते काय होणार, पूर्णच्या पूर्ण. जसं काही लोक जातात, कुठे जातात, आपल्या गडकिल्ल्यावर जातात आणि गडकिल्ल्यावर जाऊन ते पाण्याच्या बॉटल्या, ह्या सर्व गोष्टी ज्या आहेत, काय म्हणतात, चिप्सचे पॉकेट्स वगैरे ते घेऊन जातात, पाण्याच्या बॉटला घेऊन जातात गडकिल्ल्यांवर आणि अल्टिमेटली ते खातात आणि तिथेच फेकून देतात. आणि अल्टिमेटली काय होतं की जे आपला सौंदर्य आहे, बरोबर, आपल्या महाराष्ट्राचे जे शान आहे गडकिल्ले, त्या गडकिल्ल्यावर अशी दुर्गंधी पसरलेली असते, असे ज्यात कचरा पसरलेला येतो आणि त्याच्यामुळे जे आपली नॅचरल ब्युटी आहे, आपले गडकिल्ले, आपली आन बान शान महाराष्ट्राची, ते अल्टिमेटली काय होतात, त्यांच्याकडे पाहण्याचा जो नजरिया असतो लोकांचा थोडासा चेंज होतो, की कसे घाण पसरवून ठेवलेले आहेत, जे की नाही करायला पाहिजेत. बरोबर आहे. जे की नाही करायला पाहिजेत. आपलेच गडकिल्ले आहेत, आपलीच प्रॉपर्टी आहे, त्याला आपण चांगलं ठेवायला पाहिजे. बिलकुल. पण जेव्हा ट्रेकिंगला जातात तर ह्या सर्व गोष्टी ज्या आहेत आपल्याला अवॉइड करायच्या आहेत. पाण्याची बॉटल स्वतः घेऊन जातात, स्वतः आपल्यासोबत ते रिटर्न आली पाहिजेत खाली. बरोबर आहे. चिप्सचे पॉकेट वगैरे तुम्ही खाताय वर, नो डाऊट खा, पण ते आपल्यासोबत ते वापस आले पाहिजेत खाली, ना की आपल्या गडकिल्ल्यावर पसरलेले दिसले पाहिजेत. राईट. हे आपली जिम्मेदारी आहे. बरोबर. आपण महाराष्ट्रीयन आहोत. बरोबर. ओके. महाराष्ट्रीयन काय, प्रत्येकाची जिम्मेदारी आहे आपल्या या जे काही आपले लोक आहेत त्यांची. ओके. त्यानंतर एअर पोल्युशन होतो. बरोबर आहे. वॉटर पोल्युशन होतो, सॉइल पोल्युशन होतं आणि स्प्रेडिंग ऑफ द डिसीजेस पण होतात. कशामुळे, सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट जर बरोबर मी केलेलं नाही तर. ओके. चला. त्यानंतर नेसेसिटी आहे काय सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटची, फॉर प्रिव्हेंटिंग इन्व्हायरमेंट पोल्युशन अँड कीप द सराउंडिंग क्लीन, हे तर आपल्याला माहितच आहे. ओके. त्यानंतर फॉर एनर्जी ॲज वेल ॲज द फर्टाईल प्रोडक्शन, फर्टिलायझर प्रोडक्शन अँड दो
दॅट टू बी जनरेट वर्क अँड द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटी ऍक्च्युअली. ओके बघा, जर तुम्ही जर भरपूर साऱ्या तुमच्यापाशी काय आपला बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आहे, त्या बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पासून तुम्ही काय बनवता, याच्यामध्ये मॅन्युअर बनवता, फर्टिलायझर बनवता. ठीक आहे, त्याच प्रकारे तुम्ही काय करतात, इलेक्ट्रिसिटी बनवू शकता, इलेक्ट्रिसिटी पण बनवू शकता. आता मला सांगा, जेव्हा फर्टिलायझर बनवायचे आहेत म्हणजे माणसं लागतील, इलेक्ट्रिसिटी बनवायची आहे म्हणजे माणसं लागतील, राईट. सो त्याच्यामुळे काय होतं, तुम्ही गोष्टी त्या मॅनेजमेंट करतात, तुम्ही जे काही सॉलिड वेस्ट होतं त्याला तर मॅनेज करतात, त्यासोबत तुम्ही एम्प्लॉयमेंट पण आणतात, बरोबर आहे. ओके, त्यानंतर टू रिड्यूस द स्ट्रेन ऑन द नॅचरल रिसोर्सेस थ्रू द ट्रीटिंग ऑफ द सॉलिड वेस्ट. ठीक आहे, सो नेचर पण काय करतो, आपला जो वेस्ट आहे त्याला मॅनेज करण्याचा ट्राय करतो. म्हणजे नेचरमध्ये पण स्वतःहून जर थोडेफार वेस्ट बनतात आणि त्याला मॅनेज करण्यासाठी काय करतो, नेचर जे आहे त्यांनी स्वतः आपली सिस्टीम काढलेली आहे. बट जर खूप जास्त जर सॉलिड वेस्ट जर आला तर नेचरवर पण थोडासा लोड येणार, बरोबर आहे. ते मायक्रोज पण खूप जास्त त्यांच्यावर जर लोड आला की भरपूर सारा वेस्ट त्यांना खायचं आहे, त्यांच्यावर पण थोडासा लोड येणार, बरोबर आहे. सो तो लोड कमी येऊ नये म्हणजे टू रिड्यूस द स्ट्रेन ऑन द नॅचरल रिसोर्सेस थ्रू द ट्रीटिंग ऑफ द सॉलिड वेस्ट, to improve the health and the quality of the life and also the maintaining the environmental balance. So ह्या सर्व बेसिक गोष्ट तुम्ही मनानी सर्व या गोष्टी याच्यामध्ये लिहू शकता, राईट. ओके, चला आता त्यानंतर आहे की कशा प्रकारे मी सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट करू शकतो. एक तर सर्वात आधी जेव्हा माझ्यापाशी बायोमेडिकल वेस्ट आहे, जिस काय बँडेज आहेत, बरोबर आहे, ग्राफ्ट आहेत, कुठले तुटलेले पार्ट वगैरे, त्याच्यावर कसं करू शकतो बघा, कशा इन्सिनरेशन, बरोबर आहे, इन प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिजन. ठीक आहे, बर्निंग ऑफ वेस्ट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिजन. ठीक आहे, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिजन. ओके, त्यानंतर सेपरेशन अँड कॅटेगरायझेशन ऑफ द वेस्ट, ओला कचरा वेगळा, सुका कचरा वेगळा. त्यानंतर कंपोस्टिंग करू शकतो, जे काय आपण वर्मी कंपोस्टिंग वगैरे म्हणतो, खातवात बनवणे. सेफ लँडफिल, बरोबर आहे, जागा असे खोदा आणि त्याच्यावर काय करा, त्याच्यामध्ये प्रॉपरली जे आहे त्यांना असं काय कॉन्क्रीटची वॉल बनवून त्याच्यामध्ये तुम्ही वेस्ट टाकू शकता, राईट. त्यानंतर वर्मी कंपोस्टिंग याच्यामध्येच येतो, राईट. इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट, तेच लँडफिल मेथड मध्ये बोललाय. आणि त्यानंतर पायरोलिसिस मध्ये काय की विदाउट कंबशन, ठीक है, कंबशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो होगा आप क्या करोगे, उसका जो है उनको जलाओगे. ठीक है, पायरोलिसिस. इससे क्या होगा, एनर्जी प्रोडक्शन बाय द बर्निंग ऑफ द वेस्ट एट हाई टेम्परेचर, एग्जांपल बायोगैस, बायो इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, ये इसके अंदर आ जाता है. चलो, उसके बाद आप अगर देखोगे तो 7 प्रिन्सिपल है सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट के लिए. सबसे पहिले काय आता है, रियूज मध्ये गोष्टींना परत यूज करा. जसे की दुधाची पिशवी आहे, त्याला धुवून त्याला तुम्ही परत यूज करू शकता. किंवा मार्केटमधून जर तुम्ही कधी काय काय आणलं असेल, दुधाच्या पिशव्या घेऊन आले असेल भरपूर साऱ्या मोठ्या प्लास्टिकमध्ये, तुम्ही त्याला परत यूज करू शकता. कापडाची पिशवी वापरा, बरोबर आहे. ओके, रिफ्युजल टू द यूज ऑफ आर्टिकल मेड फ्रॉम द नॉन बायोडिग्रेडेबल आर्टिकल्स लाईक द प्लास्टिक अँड द थर्मोकॉल. ठीक आहे, ह्या गोष्टी अवॉइड करा, याला गोष्टीचा वापरू नका, प्लास्टिकचा बॅगा वापरू नका, थर्मोकॉल वापरू नका, राईट. रिसायकल म्हणजे जे काही तुटल्या फुटलेल्या गोष्टी असतील त्याला काय करा, विका कोणाला तरी, आणि त्याच्यावर काय होतील, रिसायकलिंग केल्या जाईल आणि त्याच्यावर काय केला, नवीन एक गोष्ट त्यापासून युजफुल गोष्टी परत त्याच्यामध्ये बनवल्या जाईल, राईट. रिथिंक our habit, activities and their consequences in connection with the use of the various articles of a daily life. मतलब क्या कि यहां पर थोड़ा सा सोचो कि मैं क्या कर सकता हूं, अगर यहां पर इतना ही ज्यादा यहां पर सॉलिड वेस्ट बन रहा है तो क्यों ना मैं उस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करूं, यानी कि मैं प्लास्टिक के बैग्स नहीं यूज करूंगा, है ना. इंस्टेड ऑफ दैट मैं क्या करूंगा, यहां पर जो है मैं अपनी जो कपड़े की बनी हुई यहां पर जो थैली होती है उसको यूज करूंगा. समझ में आ रहा है. तो यही सारी चीजें किसके अंदर आती है, रीथिंक के अंदर आती है. उसके बाद रिड्यूस, वही कि कम यूज करो, रिड्यूस करो. कोई भी चीज आप अगर यूज कर रहे होगे, प्लास्टिक वॉटर की, थर्माकोल, तो उसका यूज क्या करोगे, कम कर दोगे. उसके बाद रिसर्च करो कि ऐसे ऐसे कुछ तो भी मेथोडोलॉजी लेके आओ कि जिसके वजह से हम ये जो वेस्ट है, वेस्ट को और ज्यादा और कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा उसको जो है हम क्या करें, डिग्रेड कर सके. तो इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए. कंडक्टिंग रिसर्च रिलेटेड टू द रीयूज ऑफ द मटेरियल दैट आर टेम्पररीली आउट ऑफ यूज. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको रीयूज भी कर सकते हैं. रेगुलेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस, तो वही बताओ कि लोगों को पोल्यूशन क्यों हो सकता है, आप क्या क्या उसके ऊपर जो है एक्शन ले सकते हो, किस तरह से जो होगा आप पोल्यूशन को कम कर सकते हो. देखो, फॉलोइंग द लॉज एंड रूल्स रिलेटेड टू द वेस्ट मैनेजमेंट एंड मोटिवेटिंग अदर टू डू सेम. ठीक है, तो लोगों को बताओ रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं. ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो है कि कितना टाइम लगता है किस एलिमेंट को डिग्रेड होने में, तो ये आपके तरफ यहां पर दिखा है. देखो, थर्मोकॉल
ठीक है। और यहां पर आप क्या हो, स्टायरोफोम आप कब अगर देखोगे तो इनफाइनाइट ड्यूरेशन के लिए वो होता है, मतलब वो डिग्रेड हो गई नहीं। ठीक है। प्लास्टिक बैग देखो 10-10 साल लगते हैं, समझ में आ रहा है। एक एल्यूमिनियम की जो कैन होती है, जो आप ड्रिंक विंक पीते हो ना, उसको डिग्रेड होने में 200 से 250 साल लग जाते हैं, समझ में आ रहा है। तो इतने सारी चीजें जो है यहां पर आप देखने लगते हो। ओके। अब इसके बाद लास्ट टॉपिक आता है, वो होता है डिजास्टर। आता डिझास्टर म्हणजे काय होतं, डिझास्टर म्हणजे काय की नॅचरली सर्व गोष्टी बॅलन्स आहेत आणि याच्यामध्ये जर इम्बॅलन्स आणला, आता इम्बॅलन्स कसं शकतं की नॅचरली आता इन्व्हायरमेंट जर तुम्ही बघा काय पूर्ण प्रॉपरली सुरू आहे, त्या ठिकाणी जमीन फाटली, आता जमीन फाटल्यामुळे काय झालं म्हणजे भूकंप आला, भूकंप झाल्यामुळे काय झालं की बिल्डिंग कोलॅप्स झाल्या, बरोबर आहे। त्यानंतर रोड फाटले, भरपूर साऱ्या लोकांचे काय जीव गेले। सो तुम्हाला काय समजा की नॅचरली जो गोष्ट सुरू आहे त्याच्यामध्ये काहीतरी अडथळा आली आणि दॅट अडथळा इज नथिंग बट द डिझास्टर, राईट। देखो द सडन इव्हेंट दॅट लीड टू द ह्यूज लॉस ऑफ लाईफ अँड द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज अ डिझास्टर। मतलब क्या, सडन इव्हेंट। आता असं होतं की भूकंप तुम्हाला सांगून येतो की नाही मी पुढच्या वर्षी येणार आहे, या तारखेला येणार आहे, तर तुम्ही सर्वजण सावध राहा, असं कधी होतं का? नाही। भूकंप क्विक येतो, फ्लड काय येते, क्विक येते, वॉर जो होतो क्विक वॉर होतो, बरोबर आहे। सो याच्यामुळे काय होतं, भरपूर लोकांची जीवितहानी होते, त्याबरोबर त्या काय होतं प्रॉपर्टीचा पण भरपूर सारा लॉस होतो। सो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर दो टाइप के डिजास्टर है, एक तो होगा नेचुरल और दूसरे कौन से बेटा, मैनमेड। नेचुरल के अंदर क्या आते बेटा कि आप अगर देखोगे तो अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनो हो गया, ठीक है, लैंडफॉल हो गया, लैंडस्लाइड हो गया। वहीं पर आप अगर देखोगे हॉट एयर, कोल्ड वेव्स, स्नो, स्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, ये सारी की सारी चीजें क्या है, नेचुरल। और वहीं पर आप मैनमेड के अंदर देखोगे तो पॉइजनस गैस लीक हो जाती है, जैसे कि भोपाल के अंदर हुआ था। वहीं पर आप देखोगे तो वॉर हो जाता है, आग लग जाती है कहीं पर, लोग जो है यहां पर क्या कहते हैं जेब वेब मार लेते हैं, समझ में आ रहा है। रेप केसेस, ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाती है, ये होते हैं मैनमेड के अंदर आने वाली चीजें होती है, जिसको हम आप ये डिजास्टर जो है ये पूरा का पूरा चैप्टर 10th क्लास में इन डिटेल में आप पढ़ने वाले हो, राइट। अब देखो बहुत सारे हैं, जैसे कि आप देखते हो अर्थक्वेक, फ्लड, थंडरस्टॉर्म, ये सारे के सारे क्या है बेटा, ये है नेचुरल, ये क्या है, नेचुरल चीजें हैं। और वहीं पर आप अगर देखते हो कि बॉम्ब एक्सप्लोजन, बॉम्ब एक्सप्लोजन नेचुरली होता है क्या, नहीं, इंसान सोचता है कि वहां पर मुझे बॉम्ब फोड़ना है, तो ये क्या हो गया, मैनमेड। वहीं पर आप वॉर, वॉर क्या होता है, इंसान खुद तो वॉर लड़ता है, तो भैया ये क्या हो गया, मैनमेड। और वहीं पर राइट्स, राइट्स मतलब क्या, दंगे फसाद आपण म्हणतो, बरोबर। सो हे सर्व सर्व कशा येतात, मॅनमेड मध्ये येतात, मॅनमेड कशामध्ये येतील, मॅनमेडच्या आतमध्ये येतील, राइट। सो ये जो होते हैं हमारे पास कुछ कुछ नेचुरल होते हैं और कुछ कुछ जो है यहाँ पर मैनमेड मुझे देखने को मिलते हैं। अब डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर तो हमने समझ लिया, अब डिजास्टर इनको मैनेज कैसे किया जाता है, डिजास्टर मैनेजमेंट होता क्या है, देखो, प्रिवेंशन ऑफ द डिजास्टर और मेकिंग अरेंजमेंट टू फेस इट और एटलीस्ट अचीव द एबिलिटी टू फेस इट। मतलब देखो प्रिवेंशन ऑफ अ डिजास्टर मतलब डिजास्टर होने ही नहीं देना है, डिजास्टर जो है होने ही नहीं देना। अब मुझे पता है कि गांव में जो है हर बार जो है नदी का पानी घुस जाता है, तो मैं क्या कर दूंगा, गांव के बाहर एक वॉल बना दूंगा जिसकी वजह से नदी का पानी जो है अंदर की तरफ नहीं आ पाए। तो मैंने क्या कर दिया, इसको प्रिवेंट कर दिया। जो डिजास्टर होता है, जो फ्लड होता है, उस फ्लड को आने से मैंने पहले रोक दिया, डिजास्टर को मैंने प्रिवेंट कर लिया। उसके बाद और मेकिंग अरेंजमेंट टू फेस इट, यानी कि क्या, समझ लो कि गांव में बारिश मतलब हर बार जो है यहां पर फ्लड आता है, तो मैं पहले से ही वहां पर बोट वोट अरेंज करके रख दूं। ये एनडीआरएफ की जो टीम होती है, एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहले मैं तैनात कर दूं, या फिर हो सकता है और एटलीस्ट अचीव द एबिलिटी टू फेस इट, यानी कि क्या, अगर फ्लड आ भी जाता है तो स्विमिंग सीख के रहो। फ्लड आ भी जाता है तो मतलब जो है सेफ जगह कहां पर है वहां पर जाकर रहने की यहां पर कोशिश करो। तो ये सारी चीजें क्या होती है, थोड़ा सा एबिलिटी अपने अंदर लानी होती है। तो यही सारी चीजें जो होते हैं हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर आती है, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्टिव क्या है डिजास्टर मैनेजमेंट, क्यों करना चाहिए ऑब्जेक्टिव, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ द लॉसेस एंड डेंजर, ये तो सबको पता है, ठीक है ना। तो डिजास्टर अगर आता है तो हमें उससे बचने के लिए, थोड़ा सा प्रिवेंट करने के लिए जो होता है डेंजर वेंजर या फिर जो जानवान जा सकते हो उसको कम करने के लिए, उसका चांसेस कम करने के लिए यहां पर हम करते हैं। सेकंड चीज इंप्रूविंग द टॉलरेंस, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अंदर उसके अंदर जो होता है खुद के अंदर एबिलिटी लाना होता है कि हम इसको सहन कर सके। उसके बाद प्रोवाइडिंग द रिलीफ फ्रॉम द डिजास्टर, मिनिमाइजिंग द इंटेंसिटी एंड द एक्सटेंस ऑफ द हार्म, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर ये सारी चीजें सीख के रखता हूं, ठीक है, अगर मैं सारी चीजें डिजास्टर कैसे कंट्रोल करना है, क्या करना है, उसके ऊपर मैं किस तरह से एक्शन ले सकता हूं, अगर ये सारी चीजें मैं पहले से सीख के रहूंगा तो इससे क्या होगा कि यहां पर थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है, मैं इंटेंसिटी को कम कर सकता हूं, डिजास्टर की इंटेंसिटी को थोड़ा सा कम कर सकता हूं एंड एक्सटेंड ऑफ हार्म को भी क्या कर सकता हूं, कम कर सकता हूं। प्रिपेयरिंग टू फेस द डिजास्टर, यही चीजें मैंने यहां पर बोली थी, क्या,
इमीडिएट एक्शन इन द डिजास्टर सिचुएशन। तो अगर आग लग गई है, अगर आपने पहले सीख के रखा होगा, अगर आग लग गई है तो मैं किस तरह से एक्शन कर लूंगा। घर वालों को सबसे पहले बाहर लेके जाऊंगा, तुरंत जो है यहां पर फायर ब्रिगेड को कॉल करूंगा, तुरंत मैं जो है घर वालों को मतलब चीख चीख के जो है आजू बाजू के लोगों को मैं बुला लूंगा। तो ये क्या होता है, ये हमने एबिलिटी लाई है कि अगर कोई डिजास्टर होता है तो मेरा एक्शन कैसे होगा। तो यही सारी चीजें यहां पर बोला गया है। ठीक है, क्या है, असेसमेंट ऑफ द डैमेज एंड द इंटेंसिटी ऑफ द डिजास्टर। ठीक है, अरेंजिंग फॉर द रेस्क्यू वर्क एंड द हेल्प। तो ठीक है, तो अगर डिजास्टर के अंदर आ गए तो डिजास्टर के अंदर जो हमारे एनडीआरएफ की टीम होती है वो क्या करती है, तुरंत में दौड़कर उस जगह का जो है वहां पर सिक्योर मतलब उसको सेफ सिक्योर कर लेती है। उसके बाद रिहेबिलिटेशन एंड द रिबिल्डिंग। सही बात है, तो बहुत बार फ्लड आ जाती है, घर वहां पर टूट जाते हैं, क्या हो जाता है यहां पर क्या कहते हैं उसको कि अर्थक्वेक आ जाता है, तो जो है वहां पर घर वर जो है बिल्डिंग बिल्डिंग गिर जाती है, तो उसको रिबिल्ड करना होता है। और वहीं पर अगर फ्लड वर्ड आ जाए, कहीं पर कुछ हो जाए, बड़े बड़े डिजास्टर, तो वो जो लोग वहां पर फंसे तो उनको रिहेबिलिट मतलब सेफ जगह पर लेकर जाना पड़ता है। तो ये सारी चीजें किसके हैं, ऑब्जेक्टिव्स है, ये मोटिव है किसका, डिजास्टर मैनेजमेंट का। समझ में आ गया, ये क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट का मोटिव है। अब उसके अंदर ही एक टॉपिक आता है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड म्हणजे काय होतं की प्रथमोपचार आपण म्हणतो त्याला मराठीत काय म्हणतो, प्रथमोपचार। जर गोष्टी झाल्या तर काही गोष्टी झाल्या तर तुम्ही प्रायमरी ऍक्शन काय घेणार त्या गोष्टीच्या, किंवा तो जे तुमच्यासोबत इन्सिडेंट झालाय किंवा ऍक्सिडेंट झालाय त्याला त्याची इंटेन्सिटी कमी कशी करणार। ठीक आहे, एखाद्या व्यक्तीचा जीव जाऊ शकतो, जर एखाद्या व्यक्तीचा हात कापला, ऍक्सिडेंट झाला, हात कापला, तर हात कापल्यामुळे भरपूर जास्त काय होणार, याच्यामधून ब्लड जात राहणार। जर तुमच्यापाशी फर्स्ट एड किट असणार तर तुम्ही त्या जो ब्लड फ्लो आहे त्याला काय करता, तुम्ही कमी करू शकता। म्हणजे काय करता, त्याचे जर वाचण्याचे चान्सेस तुम्ही काय करता, वाढवतात। अँड दिस ऑल कम्स अंडर द फर्स्ट एड। ओके, देखो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्स्ट इज टू प्रिवेंशन ऑफ अ डेथ। अभी मैंने बोला था प्रिवेंटिंग डिटोरिएशन ऑफ द हेल्थ। डिटोरिएशन म्हणजे काय, त्यांची जे म्हणजे त्याची जे परिस्थिती जे गंभीर होत चालली आहे, त्या गंभीर होत जाणाऱ्या परिस्थितीचा रेट तुम्ही काय केला, याच्यामध्ये कमी केलेला आहे। त्यानंतर एंड स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑफ रिहेबिलिटेशन, मतलब उसको सेफ जगह पे लेके जाना। अब फर्स्ट एड के अंदर देखो ये सारी की सारी चीजें आती है। बैंडेज आ जाएगा, वोंड गेज आ जाएगा, ट्रायंगुलर एंड सर्कुलर बैंडेज, मेडिटेड कॉटन आ जाएगा, हैंड ग्लो, स्किन सोप, एंटीसेप्टिक, सेफ्टी बैंड, ब्लेड, स्मॉल पिंस, नीडल, बैंडेड, टॉर्च, सीजर, थर्मोमीटर और पेट्रोलियम जेल। ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर होनी चाहिए, हमारे इस फर्स्ट एड किट के अंदर होनी चाहिए, ताकि अगर कोई इंजरी हो जाती है तो उसको मैं तभी के तभी फॉर इंस्टेंट उसको मैं सॉल्व कर पाऊं। राइट, ओके, चल अब उसके बाद एक बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है, एबीसी है ना, एक्सेलेटर ब्रेक आणि क्लच हे आहेत का, आपलं एबीसी आहे का, नाही। एबीसी वेगळं, कार मधला एबीसी वेगळं आणि आपला एबीसी डे टू डे लाईफ मधला एबीसी वेगळं। सर्वात आधी काय तो ए म्हणजे काय होतो, एअरवे। जर समजा एखाद्या व्यक्तीला जर श्वास घेण्यामध्ये प्रॉब्लेम चाललाय, जर एखादी व्यक्ती जर खाली पडला, त्याला श्वास घेण्यामध्ये प्रॉब्लेम, तुम्ही एअरवे म्हणजे काय, एअर पॅसेज तुम्ही बघायला गेला, जर असा जर व्यक्ती असेल तर तुम्ही बघा श्वास कशी जाणार, आधी असं जाणार एअर आणि मग असं जाणार। सो एखाद्या व्यक्तीला जर तुम्हाला श्वास घेण्यामध्ये जर प्रॉब्लेम आहे तर तो काय करणार, तुम्ही जे आहे त्याचा जो तोंड आहे तुम्ही काय करणार, असा मागच्या बाजूला करणार। आता मागच्या बाजूला केल्यामुळे काय होणार की हा एअर पैसेज डायरेक्टली झालं, बरोबर आहे। सो एअर पैसेज क्या कर रहे हो आप, डायरेक्टली वहां पर एअर पैसेज कर रहे हो। तो सब लोग समझ लो। इफ द विक्टिम हैज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, देखो सांस लेने में दिक्कत है, द हेड शुड बी हेल्ड इन द बैकवर्ड। देखो आप अगर देखोगे तो अगर इसका माउथ मतलब ऐसे अगर पूरा रहेगा, ठीक है, इसका अगर ऐसे रहेगा तो कैसे जाएगा, इस तरह से जाएगी एयर। लेकिन आप वहीं पर इसका अगर आप सर अगर पीछे कर देते हो तो ये एयर पैसेज क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ओके। should be held in the backward sloping position, head should be sloping position, or the chin should be raised so that the respiratory passage remain the open। तो यह क्या हो रहा है, तो अगर ये चिन ऐसे है तो आप अगर ऐसे कर दोगे तो एयर पैसेज क्या होगा, सीधा हो जाएगा। समझ में आ रहा, तो ये हो जाएगा एयरवे के बारे में बात कर रहा हूं। उसके बाद ब्रीदिंग, अब देखो किसी को एयर मतलब वो खुद से, अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि वो खुद से सांस ले रहा है, लेकिन अगर समझ लो किसी को यहां पर सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वो सांस ही नहीं ले पा रहा है, तो क्या होगा, तब हम देखेंगे यहां पर ब्रीदिंग। ब्रीदिंग म्हणजे काय, इफ ब्रीदिंग हैज स्टॉप मतलब पूरी तरीके से वो खुद सांस ले ही नहीं पा रहा है, तब क्या होगा, द विक्टिम शुड बी गिवन आर्टिफिशियल वेंटिलेशन। आर्टिफिशियल वेंटिलेशन मतलब खुद सांस देंगे, कैसे सांस देंगे, माउथ टू माउथ। ठीक है, आप क्या करोगे, सांस भरोगे मतलब ऑक्सीजन ले ली, अब जो है उसके माउथ टू माउथ, समझ लो ये उसका माउथ है, ठीक है, उस माउथ को आपने क्या कर लिया, पहले सबसे पहले क्या कर लिया, सांस भर लिया,
ऑक्सीजन भर लिया, ठीक है। अब क्या करोगे, उसके माउथ को ओपन करोगे ऐसे, ठीक है। उसको पहले उसका माउथ जो है पूरी तरह से साफ करना होगा, उसका सलाइवा वलाइवा, उसको अगर कोई डिसीज होगा तो आपको ना हो, इसलिए थोड़ा सा माउथ वाउथ है ना, उसको उसका रुमाल से पहले साफ कर लो, पानी से थोड़ा सा धो लो, या फिर और फिर क्या करना है, सांस लेना है, सांस उसके मतलब आप आर्टिफिशियली ऑक्सीजन उसके बॉडी के अंदर डाल रहे हो, तो ये हो जाता है ब्रीदिंग के अंदर। और उसके बाद आता है सर्कुलेशन, तो इसके अंदर ही आ जाता है हमारा सीपीआर। सीपीआर मतलब क्या होता है, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, ठीक है। रिससिटेशन, रिससिटेशन म्हणजे काय, आर्टिफिशियली तुम्ही त्याला जिवंत करताय, बरोबर आहे, रिससिटेशन म्हणजे ओके, लक्ष द्या। सर्क्युलेशन मध्ये काय होतं, इफ द विक्टिम इज अनकॉन्शियस देन आफ्टर गिव्हिंग द माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन, ठीक आहे। आता जो व्यक्ती जो आहे तो पूर्ण अनकॉन्शियस झाला, त्याला काही समजत नाही, ठीक आहे, त्याची हार्ट वेट वगैरे काय झालं आता कमी झाली एकदम, तर तुम्ही काय करणार, सर्वात पहिले ब्रिदिंग करणार। ब्रिदिंग म्हणजे काय, माउथ टू माउथ त्याच्यामध्ये ब्रीथ देणार। ब्रिदिंग केल्यानंतर काय होणार, ठीक आहे, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन ट्वाइस, दोनदा त्याला माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दिलं, त्यानंतर काय केलं, हार्ट शुड बी प्रेस डाऊन हार्ड बाय द प्रेसिंग द चेस्ट विथ द बोथ द पाम। बघा हार्ट इथं आपल्याला माहिती आहे, तर तुम्ही काय करता, पहिले दोनदा माउथ टू माउथ ब्रिदिंग दिल्यानंतर तुमचा जो हाताचा अशा प्रकारे पोझिशन करायचं आहे, ठीक आहे। आणि हा जो रिजन दिसतोय हार्ट लेफ्ट साइडला, ठीक आहे, याच्यावर जोराने असं पटापट असं दाबा, ठीक आहे, एकदम जोरात पण नाही की हाड तुटले पाहिजे, एक प्रॉपर जो आहे याच्यामध्ये काय दिसतंय आपल्याला, एक थोडा प्रेशर अप्लाई करायचं है, राइट, ओके। प्रेसिंग द चेस्ट विद द बोथ द पाम मतलब ये इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से होना चाहिए, ओके। द ट्वाइस एक्शन शुड बी रिपीटेड अल्टरनेटली, दिस टू एक्शन शुड बी रिपीटेड अल्टरनेटली आफ्टर अबाउट द 15 टाइम्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देनी है, दबाना है यहां पर, और थोड़ा टाइम दबाने के बाद और माउथ टू माउथ ब्रीदिंग करनी है 2 बार, फिर से यहां पर 15 टाइप तक आपको करना है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज अ कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, सीपीआर। इट हेल्प्स टू ब्रिंग द सर्कुलेशन बैक टू द नॉर्मल, क्योंकि हमारा हार्ट क्या करता है बेटा, ब्लड पंप करता है। ब्लड पंप करता है यानी कि उसके साथ क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। अब अगर ब्लड पंप नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं जाएगा, और ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी। तो इसलिए हमारे हार्ट के फंक्शन को जो हम क्या करते हैं, फिर से एक बार उसको नॉर्मल सिच्युएशन में लाने का काम करते हैं थ्रू द सर्कुलेशन, ठीक है, ओके। आता समजा कोणाला जर ब्लिडिंग झाली, ब्लिडिंग झाल्यानंतर काय करता तुम्ही, जर समजा इथे जर कटलाय, आता जर असंच ठेवून दिला तर तुम्ही स्पायडरमॅन होऊन जात, नुसत्या रक्ताच्या धारा इकडे तिकडे, तुम्ही काय करताय की याला जर तुम्ही दाबून ठेवताय, ठीक आहे, याला काय करता तुम्ही अशा प्रकारे दाबून ठेवताय, जेणेकरून याच्यामधून ब्लिडिंग जास्त होऊ नका, कारण एक्सेसिव्ह जर ब्लड बाहेर गेलं तर काय होतं, माणसाची डेथ होऊ शकते। तो देखो ब्लीडिंग के अंदर क्या होता है, इफ द विक्टिम इज इंजर्ड एंड द ब्लीडिंग थ्रू द वाउंड, देन द वोंड शुड बी कवर्ड विथ अ एंटीसेप्टिक पैड, ठीक है, एक एंटीसेप्टिक पैड एंड प्रेशर अप्लाइड इट फॉर द 5 मिनट्स विथ आइदर थंब और द पाम। तो क्या करना है, एक आपको एंटीसेप्टिक पैड अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो आप रुमाल ले लिया और उसको वहां पर रख के आपने क्या कर दिया, दबा दिया। एंटीसेप्टिक क्यों, क्योंकि अगर कोई इंफेक्शन, समझ लो रुमाल नीचे गिर गई है, उसको ही उठाकर आपने लगा दिया, तो उस समझ लो रुमाल के अंदर एक हमारा बैक्टीरिया होता है टिटेनस, ठीक है, क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी, अगर उसके आपके बॉडी के अंदर चला गया तो आपको धनुर्वात, यानी आपण काय म्हणतो त्याला धनुर्वाद म्हणतो, बरोबर असा, तर टिटॅनस होऊ शकतो। तर टिटॅनस होऊ नये म्हणून काय करतो, एंटीसेप्टिक पैड यूज करायचं, ठीक है, ओके। त्यानंतर फ्रैक्चर एंड द इंपैक्ट ऑन द वर्टिब्रे, देखो अब किसी का हाथ टूटा है, समझ लो ये मेरा हाथ टूटा है, ठीक है। अब अगर ये यहाँ का बोन अगर टूटा है, अगर मैं फिर से ज्यादा मूवमेंट कर दूंगा तो मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, बहुत ज्यादा यहाँ का दर्द होने लगा है, तो मैं क्या कर देता हूं, अगर यहाँ का अगर बोन टूटा है तो मैं क्या करूंगा, एक रॉड ले लूंगा, एक लकड़ी ले लूंगा, इसको यहां पर रख दूंगा, और इसको जो है यहां पर रस्सी से या फिर रुमाल से जो किसी से भी यहां पर बांध दूंगा। क्यों बांधना है, क्योंकि ये आपको पता है ये जो लकड़ी है ये तो मूवमेंट नहीं करेगी, और इसकी वजह से ये मेरा हाथ भी क्या करेगा, मूवमेंट नहीं करेगा। तो ये जो फ्रैक्चर है, ये फ्रैक्चर को मैं ज्यादा मूवमेंट करने नहीं दूंगा, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से वहां पर करना है, समझ में आ रहा है। या फिर लोअर वर्टिब्रा, समझ लो यहां वर्टिब्रल कॉलम अगर टूट गया, वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर कोई इंजरी हो गया, तो ट्राई करना है कि उसको ले डाउन करना है, इसको लेटाना है, और बिल्कुल भी उसकी बॉडी की मूवमेंट ज्यादा से ज्यादा नहीं होने दे, बहुत कम होने देनी, ठीक है। देखो if any bone is fractured, it is essential that the fracture part is immobilized. Immobilize मतलब हिलने नहीं देना। It can be done with the help of any available क्या वुडन रॉड, ठीक है, एक लकड़ी लेनी है, या फिर बॉटन या फिर रूलर लेना है, ठीक है। इफ देयर इज एन इम्पॅक्ट ऑन द बॅक ऑफ द वर्टिब्री, यानी की आपल्या पाठीच्या मणक्यावर जर त्याचा काहीतरी प्रॉब्लेम झाला असेल, द पेशंट शुड बी केप्ट इमोबाईल ऑन द फर्म स्ट्रेचर, ठीक है। तो जो फर्म स्ट्रेचर होता है, स्ट्रेचर आपण जे म्हणतो ना हातात घेऊन जातात स्ट्रेचर, त्याच्यावर बिलकुल त्याला लेटवून बिलकुल त्याला हलू द्यायचं, जर त्याच्या
पाठीच्या मणक्यावर जर काही प्रॉब्लेम आलेला असेल तर. ओके, जर हात जळला तर काय करणार? जळला तर काही नाही, तुम्हाला जो आहे क्लीन वॉटरच्या आतमध्ये, क्लीन आणि कोल्ड वॉटरच्या आतमध्ये काय केलं, फ्लोईंग वॉटरच्या आतमध्ये 10 मिनिटं तुम्हाला हात जो आहे त्यामध्ये पकडून ठेवायचा, तर तुम्हाला कधी याच्यामध्ये जळलं तर. राईट, हे बेसिक गोष्ट आहेत. आणि त्यानंतर तुम्हाला दिलाय राईस. राईस म्हणजे भात का? नाही, राईस म्हणजे भात नाही, राईस म्हणजे वेगळी आहे. फॉर द इंजुरीज लाइक स्प्रेन, ट्विस्टिंग एंड द काय कंटशन. ठीक है, कंटशन मतलब क्या होता है कि जब कभी भी हम चलते वलते रहते यहाँ पर इधर से उधर, यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ से उधर, यहाँ पर थोडासा उचलकूद करते, तब आपल्याला माहिती आहे की आपल्या पायामध्ये मोच येते, बरोबर. आपके पैरों में जो है मोच आ जाती है, हाथों में मोच आ जाते हैं, त्यालाच आपण काय म्हणतो, थोडासा ट्विस्टिंग. ठीक आहे, त्यालाच काय म्हणतो, स्प्रेन म्हणतो. तर त्यावेळी काय करणार? रेस्ट. सर्वात काय करणार? अलाउ द विक्टिम टू सिट इन द रिलैक्स पोजीशन. अगर किसी पैरों वैरों में मोच आ गई तो उसको, उसका पैर जो है शांति से रहने देना एक जगह पर. उसके बाद रेस्ट के बाद क्या करना? आइस. उसके ऊपर क्या करना है? थोड़ा सा ठंडा आइस. ठंडा आइस तो ठंडा ही होता है मयूर भैया, ऐसे कैसे बात कर रहे हो? तो आइस पैक लेना है और आइस पैक को उसके आजू बाजू में यहां पर क्या करना है? घुमाना है, ताकि जो मसल वसल है वो क्या हो जाए, थोड़ा सा यहां पर रिलैक्स हो जाए. जो नर्व्स होते हैं, नर्व से वो क्या हो जाए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए. उसके बाद कंप्रेशन. आफ्टर द आइस पैक ट्रीटमेंट द इंजर्ड पार्ट शुड बी मसाज जेंटली. ठीक है, ऐसा नहीं कि हाथ, यहां पर हाथों में मोच आ गए तो तुरंत में ऐसे पकड़ के ऐसे, बिल्कुल धीरे धीरे हाथों से क्या करना है, आपको थोड़ा सा मसाज करते रहना है. एंड उसके बाद इलिवेट. द इंजर्ड पार्ट शुड बी केप्ट इन द रेज इलिवेटेड पोजिशन. ठीक है, इतनी बात समझ में, थोड़ा सा ऊपर उठाकर वहां पर रखना होता है. चलो, अब उसके बाद बोला गया है कि अगर कोई पेशेंट है, कोई विक्टिम है, तो उसको आप किस तरह से यहां पर लेकर जाओगे, किस तरह से आप यहां पर क्या करोगे, उसको मतलब क्या करोगे, कैरी करोगे. सबसे पहले क्रैडल मेथड यूज फॉर द चिल्ड्रन एंड द अंडरवेट विक्टिम. ठीक है, क्रैडल मेथड क्या हो रहा है? गोदी में उठाकर लेके जाना. अब भारी भरकम अगर कोई इंसान होगा तो उसको उठाने जाओगे, आपकी कमर लचक जाएगी. सही बात है. तो इससे क्या करना है कि जब कोई छोटा बच्चा होता है, ठीक है, कोई जिसका वेट कम हो, तो उसको आप आराम से उठाकर यहां पर लेके जा सकते हो विद द हेल्प ऑफ क्रैडल मेथड. उसके बाद कैरिंग पिगी बैक. ठीक है, तो यूजफुल फॉर द कैरिंग पेशेंट हु आर अनकॉन्शियस. तो पिगी आपको पता होगा ना, पाठीवर घेणं, बरोबर. पाठीवर काय करणार? जर एखादी व्यक्ती जर अनकॉन्शियस झाला, तुम्ही काय करू शकता? सर्वाधिक पाठीवर घ्यायचा, त्याचे हात दोन्ही पण आपल्या हाताने पकडायचा, एक हात असा मागे, आणि त्याला तुम्ही घेऊन जाऊ शकता जेव्हा तो अनकॉन्शियस म्हणजे त्याला शुद्धीत नसणार. राईट. त्यानंतर कुठली येते मेथड? ती आहे ह्युमन क्रच मेथड. तर याच्यामध्ये काय केलं आहे तुम्ही बघा. इफ वन लेग इज इंजर्ड देन विक्टिम शुड बी सपोर्टेड विद द मिनिमम लोड ऑन दैट द अदर लेग. बस देखो, अब आप अगर देखोगे तो आपको क्या समझ में आता है. अगर कोई पैर यहां पर, समझ लो राइट वाला पैर क्या है, यहां पर बेटा डैमेज है, तो मैं क्या करता हूं, विक्टिम को जो है ऐसे डाल दूंगा. ठीक है, तो वो चलते टाइम कैसे चलेगा? ऐसे चलेगा. तो उसके राइट पैरों के ऊपर क्या आएगा? कम लोड आएगा. समझ में आ रहा है? और यही इश्यू कहा जाता है ह्यूमन क्रच मेथड भी कहा जाता है. अब उसके बाद पुलिंग और लिफ्टिंग मेथड. दिस यूज फॉर द कैरिंग अनकॉन्शियस पेशेंट थ्रू द शॉर्ट डिस्टेंस. देखो, अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, रोड के बीच में एक्सीडेंट हो गया, वो इंसान जो है यहां पर क्या हो गया? अनकॉन्शियस हो गया, म्हणजे त्याला शुद्धी नाही. तर तुम्ही काय करणार? त्याला तो उचलू तर शकत नाही. आता जर खूप जास्त वेट असं उचलू शकत नाही, मग तुम्ही काय करणार? त्याला प्रॉपरली पकडणार, इथं अशा प्रॉपरली जो आहे अशा प्रकारे पकडणार, आणि पकडून काय करणार? त्याला म्हणजे सेफ जागेवर जो आहे त्याला थोडा थोडा घेऊन येणार. ठीक आहे, किंवा अशा प्रकारे जे आहे त्याला दोघे पण उचलून जे आहेत अनकॉन्शियस व्यक्तीला तुम्ही थोडा रोडच्या साइडला आणू शकतात. राइट, पुलिंग और लिफ्टिंग मेथड. ओके, अब उसके बाद कैरिंग ऑन द 4 हैंड चेयर. अब देखो, इस तरह से हैंड बनाना. आपण जे लहान मुलं गणपती खेळतात, गणपती बाप्पा मोरया, बरोबर, असं करतात. काय करतात? इकडनं पकडणार कोणतरी आणि इकडनं पकडणार. सो मधामध्ये काय झाली? एक चेअर तयार झाली, बरोबर आहे. चेअर तयार झाल्यानंतर काय झालं? आता बघा, एखाद्या व्यक्तीचा जर लोअर म्हणजे पाया खाली, आपल्या काय कमरेच्या खाली जर पूर्ण डॅमेज जर झाला असेल, त्याला कसं नेणार? असंच नेता येईल. बघा, दिस इज युजफुल वेन द सपोर्टेड इज निडेड फॉर द पार्ट बिलो द वेस्ट. कमरेच्या खाली जर कोणाला इंजुरी झाली असेल तर त्याच्यासाठी काय? ही बेस्ट मेथड आहे, बरोबर. तो काय करू शकतो? वरून असा हाताने पकडू शकतो, पण पायाने काही करू शकतो का? किंवा कमरेच्या खाली? बिलकुल पण नाही. सो म्हणून काय करणार? एक सीट बनवणार आणि त्या सीटावर त्याला बसवणार हाताच्या. ओके, कैरिंग ऑन द 2 हैंड चेयर. अब देखो, इस तरह से अब क्या हो रहा है? इसमें एक मैंने ऐसे कर दिया, यहां पर एक, यहां पर कोई तो पकड़ेगा, एक यहां से कोई तो पकड़ेगा. सो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? यहां पर एक बैठने की जगह बन जाएगी और पीछे की तरफ बैक सपोर्ट हो जाएगा. ये कब यूज कर सकते हैं? यूजफुल फॉर द दोज पेशेंट हु कैन नॉट यूज देयर हैंड
बट कैन होल्ड देयर बॉडी अपराइट। यानी क्या हो रहा है कि वो बॉडी को स्ट्रेट तो रख सकते हैं, लेकिन उनके हाथ जो है यहां पर काम करना बंद कर रहे हैं। तब मैं क्या करूंगा, हाथ अगर वह इस तरह से नहीं डाल सकते अपने कंधे के ऊपर, तो क्या हो सकता है कि वो नीचे गिर जाएंगे ऐसे। तो मैं क्या कर दूंगा, पीछे से जो है उनको सपोर्ट दूंगा, नीचे से ऐसे बिल्कुल सपोर्ट दूंगा, और इस तरह से उनको लेकर जा सकता हूं। समझ में आ रहा है? देखो इस तरह से पीछे से ऐसे सपोर्ट, आगे से ऐसे यहां पर, और यहां पर इसको बिठा कर मैंने लेके गया। कैरिंग ऑन 2 हैंड चेयर। समझ में आ रहा है? और उसके बाद लास्ट है वो है स्ट्रेचर्स। अब स्ट्रेचर्स कहां पे यूज करेंगे, जिसकी पूरी की पूरी बॉडी खत्म है भैया, ठीक है। देखो, in an emergency, if a conventional stretcher is not available, then a temporary stretchers can be made using the bamboo and the blanket। तो क्या करना है, 2 बैम्बू लेना है, उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल देना है, नीचे से ऐसे ब्लैंकेट डाल देना है, ठीक है। उसके जो पल्ले होंगे वो ऊपर की तरफ आएंगे, उसके ऊपर पेशेंट को लेटा देना है, और हम यहां पर लेकर जा सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो थी, ये कहां पर थी बेटा, हमारे जो है इस चैप्टर के अंदर। बहुत बेसिक चॅप्टर आहे, तुम्हाला जे नॉलेज आहे त्या नॉलेजलाच तुम्ही अप्लाय करून याच्यामध्ये करू शकता, ठीक आहे। सो डिझास्टर मॅनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट आणि वेदर आणि क्लायमेट ह्याच्यामधले आपण डिफरन्स पण जाणून घेतलेले आहेत। तो आय होप की तुम्हाला जो आहे हा चॅप्टर जो आहे एकदम क्रिस्टल क्लिअर समजला असला, आणि परत तर तुम्हाला जर कुठले प्रॉब्लेम असतील तर तुम्ही जे आहेत कमेंट सेक्शन मध्ये टाका, मी त्याच्यावर आन्सर देण्याचा पूर्णपणे ट्राय करेन। तोपर्यंत नमस्कार मंडळी, धन्यवाद, थँक्यू सो मच।